शुक्रिया अद्रिता। और अभी जितनी बातचीत हुई उससे काफी मुझे अंदाजा लगा कि इसके पहले की जो प्रक्रिया हुई है, जो ट्रेनिंग हुई है, उसका क्या नेचर रहा है, उसका क्या स्वभाव, उसमें क्या चीजें हुई हैं। और ये चीज भी साफ तौर पर समझ में आई कि अपने आप में उसका एक काफी गहरा असर पूरे समूह के ऊपर दिखाई देता है। मतलब डिपार्टमेंट में स्टेट लेवल पर भी उससे काफी सारी सीखें और लर्निंग्स दिखाई दे रही हैं। और दूसरा, जो आप सब एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं कम्युनिटी लेवल पर, वो एक महत्वपूर्ण चीज भी उसके साथ, उसका जो एक तरीके से रिफ्लेक्शन है, उसका प्रतिबिंब है, वो वहां पर दिखाई देता है। तो मैं एक तरीके से, चूंकि मैं उस पूरी प्रोसेस में शामिल नहीं था, इसलिए हो सकता है कि इसलिए उसको आज की बातचीत से जोड़ने के लिए हम कैसे। हेलो। जी सर। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। नहीं, क्योंकि मैसेज आ रहा है कि मुझे हाँ, अपना मैसेज ऑडियो। में आ रहा है, लेकिन हमें सुनाई दे, मतलब मैक्सिमम सुनाई दे रहा है, एक दो में वो इशू हो सकता है। अगर हमें सुनाई नहीं दे रही है, मैं आपको इंटीमेट कर दूंगी कोई इशू। ओके ओके ओके। तो ये पूरा उस तरीके से महत्वपूर्ण है कि जो आज बातचीत होगी उसमें अगर कहीं पर कुछ डिस्कनेक्ट दिखता है या कोई ऐसी बात दिखती है जो जिसमें शायद जुड़ाव नहीं दिख रहा है, तो हम लोग उसके बारे में बीच बीच में बातचीत भी करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उससे हमको एक क्लैरिटी जो है वो पूरी बातचीत में मिलती जाए। तो दो तीन चीजें मैं बहुत शुरू में करना चाहता हूँ। उसके पहले मैं इसको शेयरिंग में डालता हूँ। दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी जी सर, दिखाई दे रहा है। ठीक है। अगर किसी पर्यवेक्षक को या किसी भी को भी नहीं दिख रहा है, आप लोग अपने रिएक्शन से आप लोग चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। हम्म। सर अभी तो दिख रहा है। ठीक है। तो चूंकि ये एक बहुत ही व्यापक जो हमारी कोशिश होती है उसका एक हिस्सा होता है रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन की, जब हम बात कर रहे हैं तो अपने आप में अकेले इसका कोई मतलब नहीं है। अगर ये चीज आप भी बहुत अच्छे से इसको महसूस कर पा रहे होंगे कि केवल हम ये कहें कि अलग से हम कुछ रिपोर्टिंग का काम करेंगे तो शायद ये चीजें बहुत संभव नहीं हो पाएगी, डॉक्यूमेंटेशन का काम संभव नहीं हो पाएगा। इस पूरे समूह के साथ बात करने का इसलिए मकसद है, कई जगहों पर यह माना जाता है कि रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन जो है किसी विशेष कौशल, किसी विशेषज्ञता का काम है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे पिछले 20-25 साल के अनुभव के बाद वो ये है कि जो लोग खुद इम्प्लीमेंटेशन में है, जो लोग जो भूमिका निभा रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन सबसे अच्छा वही कर सकते हैं। तो अगर थोड़ी सी ये कोशिश की जाए कि जो हम कर रहे हैं उसके जो अनुभव आ रहे हैं उससे क्या परिणाम निकल के आ रहे हैं, अगर ये पूरी कोशिश को अगर हम थोड़ा और नजर डालते रहें उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते रहें, उसका विश्लेषण करते रहें, तो रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन का काम करना जो है वो बहुत मुश्किल काम नहीं हो सकता है। ये बात मुझे बहुत साफ तौर पर पिछले कई सालों के अनुभव के बाद ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आती है। कई बार ये लगता है कि ये दोहरा कुछ काम हो जाता है, ज्यादा बर्डन हो जाता है। लेकिन इसमें भी एक बात ये बहुत स्पष्ट है कि जब हम अपने काम को, हम जो भी गतिविधि कर रहे हैं, हम चाहे वृद्धि निगरानी कर रहे हैं, चाहे हम पोषण माह का आयोजन कर रहे हैं, या हम पीएलए को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पीएलए जैसी गतिविधि कर रहे हैं, तो अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर हम अवलोकन कर रहे हैं, गौर से अगर हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, चेहरे के भाव क्या हैं, जिन लोगों के साथ हम पीएलए की एक्टिविटी कर रहे हैं उनके एक्सप्रेशंस क्या हैं, अगर हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो उनके प्रश्न क्या आ रहे हैं अगर हम उसको ध्यान दे रहे हैं, वो किस तरीके के बिंदुओं पर, किस तरीके की चीजों के ऊपर बहस कर रहे हैं, अगर हम उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उसको बहुत गौर से सुन रहे हैं, तो बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी नई बातें हमको वहां से, उस पूरी बातचीत से, उस पूरी गतिविधि से मिल पाती है। जो अभी तोमर जी कह रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम कहते हैं कि हम एक दूसरे से सीखते हैं, तो सीखने की एक जो सबसे पहली कड़ी होती है, जो सबसे पहला कदम होता है, वो होता है सुनना और देखना। कि और सबसे बड़ी बात यही है कि क्या वास्तव में हम जो बातचीत हो रही है उस बातचीत में सुन रहे हैं क्या, ये शायद ध्यान देने की जरूरत है। हम जिस बातचीत में भी हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप लोग बातचीत कर रहे थे, तोमर जी को सवाल पूछ रहे थे,
मैं अगर अभी अपने आप से पूछूं तो मैं अपने आप से ये पूछना चाहूंगा कि तोमर जी ने कितने सवाल पूछे और वो कौन कौन से सवाल थे, वो मुझे याद है क्या? अगर वो मैंने गौर से सुना होगा तो वो मुझे सवाल जरूर याद होंगे। और आप लोगों ने उसके क्या जवाब दिए, उसके क्या रिस्पॉन्स दिए, उसके क्या उत्तर दिए, उसमें से अगर मुझे 90% याद है तो शायद मैं मानूंगा कि मैंने ठीक से उसको सुना। ये नहीं कि मैं उसका उत्तर दे रहा हूं, मैं तोमर जी का किसी प्रश्न का उत्तर देने लगूं या आपने कोई जवाब दिया उसके ऊपर मैं कोई प्रतिक्रिया देने लगूं, उसके ऊपर कहने लगूं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसे होता है। वो वाली बात, मैं प्रतिक्रिया की बात नहीं करता हूं। जो आपने कहा, जो आपने उत्तर दिया, वो उत्तर मुझे याद है क्या? तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि मैंने कितना उसको ध्यान से सुना, मतलब सुनना अपने आप में बहुत जरूरी है। और मैंने देखा है कि जो आपका मॉड्यूल है, जो 3 दिन के ट्रेनिंग का मॉड्यूल था, उसमें सुनने के ऊपर बहुत सारी बातचीत थी। सही तरीके से प्रश्न कैसे पूछेंगे उसके ऊपर काफी सारी बातचीत उसमें शामिल थी। तो मैं उस वाले हिस्से को थोड़ा ज्यादा यहाँ पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन में वो एक अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा वहां पर बनता है। तो ये बुनियादी सी चीज जो है वो मैं सबसे पहले आपके सामने रखना चाह रहा था। तीसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ, तीसरी चौथी पांचवी जो भी हो सकती है, वो ये है कि रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन जो है अपने आप में एक तरीके से उसकी एक बहुत ही बुनियादी सी शर्त है कि सही रिपोर्टिंग और सही डॉक्यूमेंटेशन कैसे हो सकता है। अगर जैसे हम डॉक्टर के पास जा करते हैं और हमको एक दवाई मिलती है कि भाई ये दवाई खाइए तो आपको इससे आपकी जो समस्या है उसमें थोड़ा आराम मिल जाएगा, थोड़ा कुछ बेहतर महसूस होगा। तो रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन में अगर कभी दर्द हो और कभी तकलीफ महसूस हो तो उसका एक समाधान हमेशा याद रखिए, उसका एक समाधान है, वो है अभ्यास, प्रैक्टिस। पहली बार में नहीं होगा, शायद हो सकता है दूसरी बार में तकलीफ होगी, तीसरी बार में तकलीफ होगी, पांचवी बार में तकलीफ होगी, 10वीं बार में तकलीफ होगी, समझ में नहीं आएगा कि क्या करें, कैसे लिखें इसको, ये डेटा कहाँ से लेके आए, ये वाली जानकारी कहाँ से लेके आए। लेकिन 11वीं बार इसके ऊपर जरूर सक्सेस मिलेगी, वो जरूर अपने आप में एक प्रभावी रिपोर्ट और प्रभावी डॉक्यूमेंटेशन हम कर पाएंगे। लेकिन वो सही डॉक्यूमेंटेशन अगर 11वीं बार में होना है तो उसके पहले बहुत ही ठोस 10 कोशिशें, 10 अभ्यास बहुत जरूरी होंगे और उसके बाद हमको लगातार वो चीज करते रहना। तो ये 4-5 चीजें बहुत बुनियादी तौर पर मुझे लग रहा है कि इसको हमको ध्यान में रखना जरूरी है कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा उसको प्रैक्टिस करते हैं, कितना बार बार दोहराते हैं, कितना बार बार हम उसको अभ्यास करते हैं। उसको बोझ के तरीके से मत लीजिए। ये मत लीजिए कि अरे ये तो मजबूरी है, ये तो रिपोर्ट भेजना है तो किसी भी तरीके से हम कर दें इसको। उस भाव के साथ अगर करेंगे तो शायद आप कभी भी अपने काम को और आपकी जो मेहनत है और आपके काम का जो प्रभाव है, कभी भी प्रभावी ढंग से उसको प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। और अगर प्रस्तुत नहीं करेंगे तो आपकी प्रतिबद्धता के ऊपर, आपकी भूमिका के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर बहुत सवाल हमेशा रहेगा। मीडिया के लोग सवाल करेंगे, विभाग में सवाल होगा, जब रिव्यू होगा, समीक्षा होगी, तब सवाल होगा कि आपने क्या किया, 6 महीने में क्या किया, 2 महीने में क्या किया, 1 साल में क्या किया, 5 साल में क्या किया। ये सवाल और आपके ऊपर बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे कि इसका मतलब है कि आपने सही ढंग से अपनी भूमिका नहीं निभाई। तो अगर हमको ये लगता है कि हम अपनी भूमिका को, अपने काम को, अपनी जो पहल है उसको, अपनी कोशिश को प्रस्तुत कर पाए, अच्छे से प्रस्तुत कर पाए, ताकि कोई भी व्यक्ति कम से कम इतना जान पाए कि हमने जो योजना को लागू किया, हमने जो अभियान को संचालित किया, हमने जो कम्युनिटी में बैठक की, हमने जो PLA किया, वो हमने कैसे किया, क्यों किया और उसके परिणाम क्या रहे, अगर हम उसको बता पाएंगे तो आपके ऊपर सवाल नहीं होगा। ये हो सकता है कि उस गतिविधि का या उस अभियान का ज्यादा परिणाम निकला या कम परिणाम निकला, वो दूसरी बात होगी। लेकिन आपके ऊपर, हमारे ऊपर, जो कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे लोग हैं, उनकी मंशा के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर, उनकी मेहनत के ऊपर सवाल नहीं होगा। इसको उस नजरिए से लेना और उस नजरिए से समझना बहुत जरूरी है। या ये बुनियादी बात थी जो मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले रखना चाह रहा था। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि इसके लिए हमको अपनी तैयारी की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इसमें से कई सारी चीजें आपकी जो पिछले 3 दिन की ट्रेनिंग हुई होगी उसमें इसके ऊपर बहुत स्पष्टता के साथ थोड़ी बातचीत हुई होगी। तो सबसे पहला बिंदु जो है वो ये है कि हमको अपनी भूमिका का एहसास होना। हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, हम सुपरवाइजर हैं, हम CDPO हैं, हम DPO हैं, हम किसी भी भूमिका में हैं,
हमको ये एहसास होना बहुत जरूरी है कि हम जो भूमिका निभा रहे हैं वो एक पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सार्वजनिक भूमिका है, एक महत्वपूर्ण समस्या को हल करने में, और उस समस्या को हल करके एक बेहतर समाज को, बेहतर समुदाय को बनाने में हम एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो हमारी भूमिका क्या है, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर मैं क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं, या सुपरवाइजर के तौर पर मैं क्या कर रही हूँ, ये चीज को बार बार दोहराते रहना, अपने आप में अपने आप को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, अपने रोल के बारे में स्पष्ट होना। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जब हम तैयारी के नजरिए से बात करते हैं तो हमको ये समझना होगा कि हमको वो भूमिका इसलिए दी गई है क्योंकि हमें कुछ बदलाव लाना है, कुछ चेंज लाना है, उसके कुछ लक्ष्य है, उसका एक गोल है, एक परिणाम हमको लेके आना है। और हम कह रहे हैं कि उसके का हम सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुपोषण कम हो, कुपोषण समाप्त हो, और कुपोषण समाप्त हो शिशु मृत्यु ना हो, बाल मृत्यु ना हो, ये चीज हमको सुनिश्चित करना है। महिलाओं के पोषण का स्तर अच्छा हो, महिलाओं का पोषण स्तर अच्छा होगा तो बच्चों का जीवन अपने आप में सुरक्षित होगा, उनको कुपोषण नहीं होगा। तो ये सारे लक्ष्य हैं, ये सारे परिणाम हैं, तो ये चीज हमको जो है स्पष्ट रखना बहुत जरूरी है, अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट करना कि हम जिस गांव में या जिस बस्ती में हम एक आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन कर रहे हैं या जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, उस सेक्टर में कुपोषण को कम करना हमारा लक्ष्य है। उस चीज को हमको समझना बहुत जरूरी है, उसको ध्यान रखना हमेशा बहुत जरूरी है। हमारी भूमिका केवल 5 गतिविधियों को संचालित कर देना नहीं है कि टिक लगा दिया कि बस ये गतिविधि हो गई, आज बैठक हो गई, आज गृह भेंट हो गई, आज वृद्धि निगरानी हो गई, आज पोषण अभियान की ये गतिविधि हो गई, और ये टिक लगा दिया और हम बस अपने जीवन में फिर वापस चले गए। वो हमारी भूमिका नहीं है, हमारी भूमिका कुपोषण को खत्म करना है, उस नजरिए से वो हमारा लक्ष्य और परिणाम है। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हम अच्छी रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, उसमें जरूरी है ये ध्यान रखना कि समयबद्धता होती है उसमें। आपका पोषण माह होगा, ये गतिविधि 1 महीने चलेगी, उसका समय तय है। हम एक पोषण पखवाड़ा मना रहे हैं, उसका समय तय होगा। फिर एक विश्व स्तनपान दिवस आ जाता है, वो तय होता है। लेकिन उसके साथ ये भी तय होता है कि 1 साल हमारे पास होता है, और उस 1 साल में हम अपने लिए कुछ लक्ष्य तय करते हैं कि आज 1 अप्रैल को आज हम ये काम शुरू कर रहे हैं, आज हमारे गांव की, आज हमारे सेक्टर की स्थिति ये है, हम इस स्थिति को बदलने के लिए ये गतिविधियां, ये अभियान करेंगे। और 31 मार्च, अगले महीने की 31 मार्च को, यानी कि ये वाला जो साल खत्म होगा 2023 का, तो 31 मार्च को हमारे यहाँ पर इस समस्या में इतनी कमी आ जाएगी या इतनी स्थिति जो है वो बदल जाएगी। तो 1 साल का हमारा टारगेट क्या है? राज्य सरकार भी, विभाग भी अपना टारगेट तय करते हैं, जिलों के अपने टारगेट होते हैं, लक्ष्य होते हैं कि इस साल हमको अपनी स्थिति, क्योंकि स्थिति एकदम से तो बदल नहीं जाती, थोड़ी थोड़ी बदलती है। इस बार हम 6 महीने में थोड़ा इतना बदलेंगे, अगले 6 महीने में इतना बदलेंगे, ताकि हम पूरी स्थिति को बदल सके। तो समयबद्धता, और हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हर सुपरवाइजर को अपने लिए वो समयबद्धता तय करना, वो प्लान करना, वो प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। और अपने लिए कुछ ऐसे लक्ष्य तय करना जरूरी है जिनको मापा जा सके, जिनको मेजर किया जा सके। अब हम कहते हैं बुखार है, बुखार एक समस्या है, तो बुखार को नापने के लिए हमारा एक थर्मामीटर होता है, वो बुखार को नापते हैं तो हमको पता चलता है कि बुखार जो है वो 100 डिग्री है कि 104 डिग्री है। तो हमको उस थर्मामीटर के माप से पता चलता है कि गंभीर है या गंभीर नहीं है, उससे ही पता चलता है। तो वो मापने वाली चीजें हमको तय करना अपने लिए खुद, हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हर सेक्टर, हर प्रोजेक्ट और हर जिले के स्तर पर वो तय करना बहुत जरूरी है कि आज हमारे यहाँ पर कुपोषण की स्थिति ये है कि आज हमारे यहाँ 35% बच्चे जो है वो स्टंटेड है या ठिगने हैं। तो हमको 1 साल में जो है वो इसमें कम से कम 2% की कमी लाना है। या इतने बच्चे जो है वो वृद्धि बाधित है, मान लीजिए अवरुद्ध कुपोषण के शिकार हैं, वास्टेड हैं, कुपोषित है, तो हमको इतना कुपोषण उसमें कम करना है। ब्रेस्ट फीडिंग इतनी है तो हमको इससे बढ़ा करके इतनी लेके जाना है। अगर ये स्पष्ट है तो हम अपनी रिपोर्टिंग में स्पष्ट रहेंगे कि हमको बताना क्या है। अगर हमको अपनी भूमिका स्पष्ट है तो हम बता पाएंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है तो हम बता पाएंगे अपनी रिपोर्ट में कि हमारा लक्ष्य ये है जिसको हासिल करने के लिए हम काम कर रहे हैं, इतने समय में हमको इतना बदलाव लाना है। अगर ये स्पष्ट होगा तो हमारा रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन स्पष्ट होगा, नहीं तो हम कंफ्यूज रहेंगे, हमको समझ में नहीं आएगा, हम अपना सिर दर्द महसूस करेंगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करना चाहते हैं।
फिर अगली चीज जो है इसमें, जो चौथा बिंदु है सात में से, वो ये है कि कुछ गतिविधियां हम करते हैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, और वो गतिविधियां कौन सी हैं और वो गतिविधियां कब और कैसे आयोजित होनी है उसके बारे में हमको स्पष्ट होना। वृद्धि निगरानी है, पोषण आहार का वितरण है, तो हम इसके लिए हम कुछ गतिविधियां करते हैं, उसके बारे में मैं बहुत विस्तार से बात नहीं करूंगा। ये गतिविधियां एक तरीके से वो कदम है कि अगर हम ये 10 कदम चलेंगे, ये 10 गतिविधि करेंगे, तो हम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच जाएंगे। केवल गतिविधि आयोजित करना ही जो है वो अपने आप में अंतिम भूमिका नहीं है। हमारा लक्ष्य केवल गतिविधि आयोजित करना नहीं है, ये चीज हमको ध्यान में रखने की कोशिश करना पड़ेगी। फिर अगला बिंदु जो है वो ये है कि क्या हम जो हमने लक्ष्य तय किया है, क्या हम उसको सही समय पर उस पर नजर डालते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं। हमने 1 अप्रैल को जो चीज तय की कि 31 मार्च तक ये स्थिति बदल जाएगी, तो क्या हम सीधे 31 मार्च में जाकर के ही उसको नजर डालेंगे, या हम 30 अप्रैल को पहली बार देखेंगे कि 1 महीने में हमने क्या किया, फिर हम मई के आखिर में देखेंगे कि हमने 2 महीने में क्या किया, फिर हम जून के आखिर में देखेंगे कि हमने 3 महीने में क्या किया, और हम वास्तव में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अगर हमारी गतिविधियों का परिणाम नहीं निकल रहा है, तो शायद हम अपने तरीके के बारे में फिर से सोचेंगे। अगर ये नहीं सोचेंगे, तो अभी जैसे आप में से कुछ साथी कह रहे थे कि भाई फ्रस्ट्रेशन होता है, बड़ी दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, बहुत लगने लगा था कि काम करते जा रहे हैं और बहुत ऊर्जा नहीं लगती है, बहुत मजा नहीं आता है। तो अगर हम समीक्षा करते रहेंगे और ये सोचेंगे कि अच्छा ये समस्या है, इसका निराकरण इस तरीके से हो सकता है, उससे हमको शायद वो फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगा और हम अपने लक्ष्य के ऊपर नजर रख पाएंगे, अपनी लर्निंग्स को कैप्चर कर पाएंगे। फिर अगला बिंदु जो है वो है जवाबदेहता का, कि हम एक सार्वजनिक भूमिका में है। जैसे मैंने पहले कहा कि हम कोई निजी अपने घर की भूमिका तो निभा नहीं रहे, आंगनबाड़ी का काम हमारा घर का काम नहीं है, लेकिन हमने अपने मन से एक महत्वपूर्ण भूमिका ली है जिसमें हमारी जवाबदेहता है, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि अगर आंगनबाड़ी क्यों चल रही है, आंगनबाड़ी इसलिए चल रही है ताकि कुपोषण में, एनीमिया में, खाद्य सुरक्षा में, खाद्य विविधता में जो समस्याएं हैं, जो बच्चों का स्तनपान नहीं हो पा रहा है, उस स्थिति में बदलाव ला सके, इसलिए आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है। और वो आंगनबाड़ी केंद्र इसलिए बना है तो हम उसको चलाने के लिए हमने उसकी भूमिका ली है। तो इसका मतलब है हमारी जवाबदेहिता क्या हुई कि हमको ये बताना तो पड़ेगा कि कुपोषण में हम आंगनबाड़ी के कार्यक्रम के जरिए से कितने बदलाव आए, तो वो जवाबदेहिता है हमारी। इसलिए इस बात को कभी अपने मन पे उस बोझ के तरीके से मत लीजिए कि हमसे सवाल पूछे जाते हैं, हमसे लोग पूछते हैं, कोई भी पूछता है कि आपने क्या किया, तो वो तो हमारी भूमिका का हिस्सा है। तो जवाबदेहिता, उसको हमको ध्यान में रखना जरूरी है, और ये जवाबदेहिता हमारी रिपोर्टिंग में और डॉक्यूमेंटेशन में साफ तौर पर रिफ्लेक्ट होती है। ये चीज हमको समझना पड़ेगा और तैयार रहना पड़ेगा कि हमसे सवाल पूछे जाएंगे और हमको उसके जवाब देने होंगे। फिर अगली जो चीजें हैं, कुछ चीजें जो मैं व्यवहारिक तौर पर अगर मैं बात कहूं, तो मैं कुछ सामने आपके कुछ पहले हिस्से में, पहला जो नीले कलर का कॉलम है उसमें कुछ बातें लिखी हुई है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, आपके हिसाब से वृद्धि निगरानी जो है, जो हम काम करते हैं, वृद्धि निगरानी अपने आप में एक रिजल्ट या परिणाम है, या उस पर किसी परिणाम तक पहुंचने का रास्ता है? आपको क्या लगता है? कोई भी लोग उसके बारे में अगर जवाब दे सके, क्या लगता है आपको कि वृद्धि निगरानी कोई रिजल्ट है, परिणाम है, या परिणाम तक पहुंचने का रास्ता है? जी बिल्कुल, जवाब नमस्कार दीजिए। सर। सर जी, ये हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार सर, ये प्रोसेस है हाँ परिणाम तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि ये परिणाम नहीं है, परिणाम तक पहुंचने का रास्ता है। तो जब हम बताएंगे, जब हमको कहा जाएगा कि आप अपनी कहानी बताइए, अपने अपने भूमिका के बारे में बताइए, तो केवल हम ये नहीं लिखेंगे कि हमने 12 महीने में 12 बार वृद्धि निगरानी की, लेकिन हमको ये बताना पड़ेगा कि वृद्धि निगरानी करने से क्या चेंज आया, क्या बदलाव आया। यही मानेंगे अपन, ठीक बात है? तो ये वाली बात अगर उस तरीके से देखें, तो पोषण आहार का वितरण जो है वो भी परिणाम नहीं है, वो परिणाम तक पहुंचने का रास्ता है, यही मानेंगे? क्या लगता है आपको? ये पोषण स्तर में इम्प्रूव करने के लिए हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये हाँ, भी एक प्रोसेस हो गया। एक भी प्रोसेस हो गया। अच्छा, पोषण शिक्षा के जो सत्र होते हैं, अपने जो न्यूट्रिशन सेशंस होते हैं, वो क्या है?
सर ये भी एक माध्यम है परिणाम तक पहुंचने का। हाँ। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि वृद्धि निगरानी, उसके बाद पोषण आहार वितरण और हाँ। फिर पोषण शिक्षा सत्र, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है सर। ये ठीक चरण बात कहे है, जा सकते हैं चरण कि है, हम किसी परिणाम तक पहुंचने के चरण है। ठीक बात है। अच्छा, ग्रह भेद क्या है? परिणाम है कि परिणाम तक पहुंचने का रास्ता है? सर ये भी परिणाम तक पहुंचने का रास्ता है, क्योंकि जो ऊपर दिए गए चीजें हैं वो हम करते हैं, उसके बाद हम फॉलो अप लेते हैं उसके घर ग्रहवेट करके कि क्या वो हमने जो सिखाया है वो कर रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल। ये भी एक प्रोसेस हुई कि हम परिणाम तक पहुंच पाए। और पोषण माह? तो पोषण माह में भी सर ये जो ऊपर 4 चरण हमने किए, उसका रिजल्ट देखने के लिए पोषण माह आयोजित किया जाएगा कि हमने जो किया है उसका कुछ हमें बेनिफिट मिल रहा है या नहीं, और उसमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है या नहीं। तो अपने आप में पोषण माह परिणाम है या परिणाम तक पहुंचने का रास्ता? क्योंकि पोषण माह में भी गतिविधियां ही होती हैं हमारी, तो मुख्य रूप से। सर ये अवेयरनेस के लिए हम आयोजित करते हैं अगर पोषण माह, तो ये हाँ, प्रोसेस ही है सर। ये भी प्रोसेस है, बिल्कुल। मंगल दिवस? ये भी प्रोसेस है सर ये। और हम जो मैसेज देते हैं रेडियो से, आंगनबाड़ी से, ये चीजें? ये भी अवेयरनेस के लिए है। और नीचे जैसे अवेयरनेस। खाद्य विविधता में वृद्धि हाँ। लाना, ये भी एक प्रोसेस ही है। और लास्ट में अगर हम इसका सबका परिणाम देखेंगे, रिजल्ट मतलब कि कुपोषण में कितनी कमी है, अगर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो उस स्तर पे, तो ये रिजल्ट आ जाता है। खाद्य विविधता में लोगों के अपने परिवार में अगर विविधता आ गई भोजन में, तो वो प्रोसेस होगी कि परिणाम होगा? मान लीजिए पोषण शिक्षा सत्र के साथ जोड़े अगर अपन खाद्य विविधता में वृद्धि, तो पोषण शिक्षा सत्र और खाद्य विविधता में वृद्धि में से इन दोनों के क्या रिलेशन हमको दिखेंगे? ये परिणाम अगर मानेंगे कि रास्ता मानेंगे? विविधता में वृद्धि हो गई, पब्लिक में, समुदाय में, कम्युनिटी में अगर अवेयरनेस आ गई है तो वो परिणाम होगा। अगर राइट। जारी रख रहे हैं, अगर नहीं आए और इसके लिए हम शिक्षा सत्र आयोजित कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि भोजन की तरीके में बदलाव आना, क्योंकि हम जो भूमिका निभा रहे हैं उसमें हमारी कोशिश एक ये भी है कि कैसे लोगों के भोजन में डाइवर्सिटी आए। आगे आज वो केवल अनाज का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो उसके बजाय उसमें और दूसरी चीजें आए। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान में, हर जगह पर जब हम डॉक्यूमेंटेशन की और रिपोर्टिंग की बात करते हैं, तो हमको हमेशा ये स्पष्ट होना जरूरी होगा कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो प्रक्रियाएं हैं या गतिविधियां हैं, और कौन सी चीजें ऐसी हैं, कौन से हिस्से ऐसे हैं जो रिजल्ट है। क्योंकि हम लोग रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं, हमको रिजल्ट के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। केवल गतिविधियों की संख्या बताते रहने से शायद हम अपने भूमिका को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। और हम केवल ये बता करके कि वृद्धि निगरानी की है या शिक्षा सत्र किए हैं हमने, ग्रेजुएट की है, लेकिन मन में ये सवाल जरूर आएगा किसी के भी कि वास्तव में उससे परिणाम क्या आया। तो ये चीज स्पष्ट होना, हमेशा अपने मन में, खुद के बीच में, खुद के मन में ये प्रक्रिया चलाते रहना बहुत जरूरी होगा। तो नेक्स्ट स्तर पर अगर हम ये जाएं, तो इसका मतलब ये है कि हमको ये स्पष्ट होना जरूरी है कि हम कुछ गतिविधियां कर रहे हैं, कुछ हमारी एक्टिविटीज है, कुछ एक्टिविटीज हमने पिछले स्लाइड्स में देखी कि वो गतिविधियों से हम क्या परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। पोषण माह आ गया, केवल इसलिए कर रहे हैं क्या कि हमको जो है वो स्टेट से, राज्य से, विभाग से एक निर्देश आ गया है कि अब 1 तारीख से 30 तारीख तक जो है वो पोषण माह चलेगा, आपको इतनी इतनी गतिविधि करना है? क्या केवल ये सोच करके हम उसको करेंगे, या हमारे मन में, हमारी टीम में ये स्पष्ट है कि वास्तव में हम इससे 1 महीने के पोषण माह से क्या बदलाव लेके आ जाएंगे? हमको वो परिणाम तय करना अपने स्तर पर। वो परिणाम हर बार जो है वो आपको राज्य स्तर से तय करके नहीं मिलेंगे, जिले को अपने स्तर पर तय करने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट स्तर पर अपने आप में खुद तय करने पड़ेंगे। क्योंकि हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट में जो स्थिति हो, समस्याएं हो, वो दूसरे प्रोजेक्ट में उसी तरीके की स्थितियां, समस्याएं ना हो। इसलिए प्लानिंग जो है, जो हमारे लक्ष्यों को तय करने का काम जो है, वो परिस्थितियों और समस्याओं के मुताबिक होता है। तो एक व्यापक है कि भाई कुपोषण कम करना है, वो तो राज्य के लक्ष्य हैं, लेकिन अपने ब्लॉक में हमारी क्या समस्याएं और किस तरीके से हम उसको बदलना चाहते हैं, उसको देखने की कोशिश करना पड़ेगी। इसलिए रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन के नजरिए से ये स्पष्ट होना बहुत जरूरी है कि हम अपने स्तर पर, आंगनवाड़ी पे, सेक्टर पे, प्रोजेक्ट पे और जिले पे, उस स्तर पर भी हम अपनी लक्ष्यों को, अपने परिणामों को, हम क्या बदलाव लाना चाहते हैं, उसके बारे में स्पष्टता को
रखें और उसको देखने की कोशिश करें, क्योंकि रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन में हम केवल गतिविधियां नहीं बताते हैं, उसमें हम लर्निंग्स भी बताते हैं, सीखें बताते हैं कि क्या सीखा हमने, क्या समस्या आ रही है, अगर स्तनपान नहीं कराया जा रहा है तो क्यों नहीं कराया जा रहा है। हमेशा कोई भी डंडा लेकर के नहीं चल सकता है कि आपने ऐसा क्यों नहीं कराया, 100% यहाँ पर जन्म के बाद बच्चों को जो है वो 1 घंटे में स्तनपान क्यों नहीं हो रहा है, आप बताइए इसका, और आपकी जिम्मेदारी थी। राज्य पे भी, जिले में भी, राष्ट्रीय स्तर पे भी कोई अपेक्षा नहीं करता है कि आपके पास कोई जादू की छड़ी है कि आप उसको घुमाएंगे और जाकर के वहां पर कुपोषण खत्म हो जाएगा या खाद्य विविधता आ जाएगी या हर बच्चे को जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग होने लगेगी। लेकिन ये समझने की अपेक्षा सभी की होती है, नेशनल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी, और किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और रिसर्च में भी, कि क्यों नहीं हो रहा है स्तनपान। वो कौन जानकारी देगा, वो ज्ञान कौन देगा? वो ज्ञान आप ही दे सकते हैं जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जो रोज कम्युनिटी के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उस लर्निंग्स को भी वहां पर कैप्चर करते चले। तो हम जो गतिविधि कर रहे हैं, हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि गतिविधियां रिजल्ट नहीं है, परिणाम नहीं है, हमको इम्पैक्ट लाना है, अपने गोल तक पहुंचना है। उस नजरिए से हम ये चीज को कर रहे हैं। कुछ एक एग्जाम्पल के साथ में थोड़ी इस बात को सामने रखना चाहता हूं फिर से, कि एक वृद्धि निगरानी का एक गतिविधि है। वृद्धि निगरानी से होता क्या है और उसमें क्या क्या चरण हम देखते हैं, ये मैंने अपने नजरिए से सोचा कि जब हम वृद्धि निगरानी करते हैं तो इससे जो है वो कुपोषित बच्चे की पहचान होती है। जब कुपोषित बच्चे की पहचान होती है तो हम गृह भेंट करते हैं कि उस बच्चे के घर पे जाएं और देखें कि वो बच्चा कुपोषित क्यों है, और समझे कि उसके कारण क्या है, क्या परिस्थितियां हैं जिसके कारण से बच्चा वो कुपोषित है। फिर हम उसके आधार पर, जो हमने उस परिवार का विश्लेषण किया, उस आधार पर हमने उनको बताया कि पोषण आहार देना है, कुछ संदेश देना है, उस परिवार की स्थिति को जानते हुए। कुछ तो भी नहीं जो इंदौर में सीखा या भोपाल में सीखा या दिल्ली में सीखा, ऐसा नहीं। उस परिवार की स्थिति क्या है उसके आधार पर हम संदेश देंगे। ऐसा नहीं कि हमको वो 5 संदेश वहां से दिए, लेकिन हो सकता है कोई नया बात हमको कहने की जरूरत वहां पर लगे, और जरूरत पड़ने पर हम उसको आवश्यक सेवाओं, एनआरसी भेजना है, अस्पताल भेजना है, तो हम उसको आवश्यक सेवाओं से जोड़ते हैं। तो ये 3-4 बिंदु वहां पर हम मोटे तौर पर हम देखते हैं कि वृद्धि निगरानी से हमको ये अगली 4 एक्टिविटीज और मिल जाती है, वो जुड़ गई उसके साथ में। तो इसका मतलब है कि वृद्धि निगरानी अपने आप में बहुत सारी कई गतिविधियों से मिलजुल करके बनी हुई एक गतिविधि है। ये चीज हमको यहाँ पर दिख रही है। और इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा कि बच्चों की कुपोषण से मुक्ति होगी। तो वृद्धि निगरानी के कई सारे चरण हैं, और जिसका परिणाम होगा कि बच्चों में कुपोषण कम होगा और कुपोषण से हम उनको बाहर लेके आ पाएंगे। तो जब हम वृद्धि निगरानी के बारे में रिपोर्टिंग करेंगे तो हमको ये 4 चरण के बारे में भी याद रखना और वहां पर उसका उल्लेख करना जरूरी है कि हमने वृद्धि निगरानी की, ये बच्चे कुपोषण से पहचान हुए, हमने उनकी गृह भेंट की, उनको फिर हमने ये सलाह दी, उनकी परिस्थिति ये थी, एक बच्चे को हमने ये सलाह दी, दूसरे बच्चे के परिवार को ये सलाह दी, तीसरे बच्चे के परिवार को ये सलाह दी, और एक बच्चा गंभीर कुपोषित था तो उसको हमको समझ में आया कि इसको जो है वो कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन भी है, कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी है, उसको हम एनआरसी लेके गए, और इससे हमने देखा कि 3 बच्चे हमारे यहाँ कुपोषित थे, तो उनमें से 2 बच्चे कुपोषण से बाहर आए। तो रिपोर्टिंग में करेंगे तो रिपोर्टिंग हम वृद्धि निगरानी की, लेकिन हमको ये समझना जरूरी है कि वृद्धि निगरानी का लक्ष्य क्या है और उसके साथ कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई है। ये चीजें अपने अंदर हमको खंगालना, उसके बारे में सोचते रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जैसे मैंने एक्टिविटी, अगर एक बहुत छोटी सी, एक छोटा सा हिस्सा लें हम एक्टिविटी का, वो है ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के मैसेजिंग, कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक दूसरा उदाहरण लेने की कोशिश की है कि स्तनपान कराने का संदेश। तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है? उस एक छोटी सी एक सब एक्टिविटी है, उप गतिविधि है, मुख्य गतिविधि भी शायद नहीं होगी। तो हम महिला और परिवार से संवाद करते हैं। हमको ये अपने आप में संदेश देने से पहले जानना होता है कि वास्तव में स्तनपान क्यों नहीं कराया जाता हमारी कम्युनिटी में। हम जिस समुदाय में काम कर रहे हैं वहां पर कारण क्या है, कौन सी परंपराएं हैं, कौन सी समस्याएं हैं, कौन सी बाधाएं हैं जिसके कारण से। तो वहां पर एक पूरा विश्लेषण का काम शामिल होता है। स्तनपान संदेश केवल वो नहीं है कि आपको भोपाल से 5 संदेश दे दिए गए और हमने जाकर के वहां पर दीवार पे लिख दिए और बैठक में जाकर के उनको पढ़ दिया। ये ना संचार है और ये ना आपको डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग में मदद करेगा, ना आपकी भूमिका को सफल बनाएगा। ये मैं बहुत साफ तौर पर अपने अनुभव के आधार पर इस बात को यहां पर रखना चाहता हूं कि स्तनपान संदेश का जो है उसका हम
मतलब क्या समझते हैं, हमको उसका विश्लेषण जरूरी है कि इस परिवार में कारण क्या है जिसके कारण से स्तनपान नहीं, गरीबी है कि कोई परंपरा है कि मान लीजिए उसको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, महिला को उसके कारण से दिक्कत है, उसी के मुताबिक तो हम अपना संदेश तय करेंगे। ये चीज हमको स्पष्ट करना जरूरी है। फिर वो जो कारण निकलेंगे उसके आधार पर हम संवाद करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, मैसेज देंगे, कोई कंफ्यूजन है, कोई शंका है तो उसका समाधान करेंगे। फिर हमको लगता है कि नहीं यहाँ पर बात नहीं बन रही है तो फिर हम सोचेंगे कि कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है, जो अभी तोमर जी कह रहे थे कि भाई हमको देखना पड़ेगा जो प्रभावी व्यक्ति होगा जिसकी सुनी जाती होगी बात, उससे मैसेज दिलवाएंगे। तो हम उस महत्वपूर्ण व्यक्ति को प्रेरित करेंगे ताकि वो संदेश दे, और इसका परिणाम क्या होगा, ब्रेस्ट फीडिंग में वृद्धि होगी, ब्रेस्ट फीडिंग के स्तर में वृद्धि होगी। तो मैं ये दो उदाहरण से आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अगर अच्छा डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग करना है तो हमको अपने काम के लक्ष्य के बारे में, गतिविधि के लक्ष्य के बारे में जानना और याद रखना बहुत जरूरी है, और उसका परिणाम क्या होगा वो समझना बहुत जरूरी है। और ये समझना जरूरी है कि हर एक गतिविधि में बहुत सारे चरण होते हैं, उन चरणों की बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। उन गतिविधियों को याद रखना, आज अपना काम कर लिया तो आज अपन लिख लें कि आज हमने ये 4 चीजें की, अपनी एक डायरी को मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है कि आज हमने कौन सी मुख्य गतिविधि की और उस मुख्य गतिविधि के 4 चरण कौन कौन से थे और उसका परिणाम क्या निकला या क्या निकल के आएगा। अपनी डायरी में 4 वाक्य अगर हम रोज लिखते जाएंगे तो आपकी एक बहुत ही प्रभावी रिपोर्ट, बहुत ही प्रभावी डॉक्यूमेंटेशन आप उसको कर सकते हैं। क्योंकि आप ये सोचेंगे कि हम 30 तारीख को बैठ करके पूरे महीने की रिपोर्ट बनाएंगे, आप रिपोर्ट नहीं बना सकते। वो रिपोर्ट बहुत प्रभावी, बहुत काम की नहीं होगी। लेकिन अगर रोज के काम के हम केवल 2-3 बिंदु रोज लिखते जाएंगे तो आप बहुत आसानी से अपने महीने की रिपोर्ट या अपनी गतिविधि की रिपोर्ट बना सकते हैं। वो चीज संभव हो पाएगा। ये सूत्र है, ये अपने आप में हमको ये प्रक्रिया अगर हम करें तो एक छोटी सा काम हम कर सकते हैं कि एक डायरी हम अपनी रोज की मेंटेन करें और उसमें हम ये सारी चीजों को दर्ज करते हुए चलें। डॉक्यूमेंटेशन का जो मकसद होता है, एक बात आती है कि हमको डेटा चाहिए, आंकड़े चाहिए, कितने महिलाएं आई बैठक में, अभियान में कितने लोग शामिल हुए, पोषण अभियान में कितने लोग शामिल हुए, वो सब चीजें एक डेटा होता है। लेकिन ये चीज जो है वो यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा हूं मैं अब तक की बातचीत को, वो ये है कि हम हर जो काम कर रहे हैं उसके बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं, उसकी प्रक्रिया होती है, उसके ऊपर नजर रखना जरूरी है। अपने अनुभव, आज हमने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, जैसे मैंने कहा कि जो आपने पिछली ट्रेनिंग्स में सुनने की और देखने की जो गतिविधियां की होंगी, अवलोकन की जो बातचीत की होगी, कि देखना जरूरी है। कई सारी चीजें बातचीत से नहीं समझ में आती। कई सारी चीजें आप देखेंगे, उस परिवार में 1 घंटे बैठेंगे जिसमें अति गंभीर कुपोषित बच्चा है, 1 घंटे बैठे हैं और देखते रहिए, बातचीत करते रहिए और देखते रहिए, सुनते रहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार क्या है, ये बच्चा जो है वो कैसे रखा जाता है, उसकी देखभाल अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप 1 घंटा उसको देखते रहेंगे तो आपको उसमें से 2 बातें कम से कम पता चल जाएंगी कि ये बच्चे का देखभाल में ये व्यवहार परिवर्तन की जरूरत है। तो आप उतना देखेंगे और वहां से वापस चले जाएंगे और शायद 4 दिन बाद फिर से आकर के उस परिवार के साथ पिछले अवलोकन के आधार पर बातचीत करेंगे कि देखो अपने को बच्चे को ये करते हैं तो इसके कारण से ये समस्या होती है, तो बच्चे को इस तरीके से अपन जमीन में नहीं छोड़ें या इस तरीके से वहां पर रहता है तो वहां पर थोड़ी स्वच्छता अगर कर दें तो और बेहतर हो सकता है। वो अवलोकन, वो सीख, वो अनुभव को दर्ज करना बहुत जरूरी है। और तत्काल ये कोशिश नहीं करें कि बस हमको ये जाकर के संदेश दे देना है, वो काम का है चाहे नहीं है। ये सारी चीजें जो है वो उसी तरीके का होता है जैसे हम लोग, जैसे मैंने नीचे यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हैं कि एक जब हम दूध गर्म करते हैं तो वो भी, उसमें भी एक प्रक्रिया होती है, उसमें भी बहुत चरण होते हैं कि बहुत आंच बहुत तेज है चूल्हे की, तो अपने को पता है कि ये दूध बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और उबल जाएगा, लेकिन धीमी आंच पे रखा है तो आप आंच पे रख करके उसका आप 2 मिनट में दूसरा काम करने चले जाते हैं। कितनी सोच है उसके अंदर, कितनी समझ के साथ में वो काम हम करते हैं। 2 मिनट 5 मिनट का काम होता है, रोज का काम होता है, लेकिन उसमें हमारी, कल हमने धीमी आंच पे दूध गर्म किया था, आज हम तेज आंच पे गर्म कर रहे हैं, तो दोनों दिन का वो काम एक जैसा नहीं है। दोनों दिन में हमारी रणनीति अलग होगी, या बहुत अच्छे से महसूस करते होंगे और जानते होंगे। तो ये प्रक्रिया पर और चरण पर हर रोज ध्यान रखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक बार हमने जान लिया तो हम अगले दिन कुछ तो भी करते रहेंगे, नहीं, हर दिन हमको वो शायद थोड़ा सा अलर्ट रह करके, सजग रह करके उसको करना होगा। अनुभव और सीखों को कैसे हम दर्ज कर सकते हैं, उसके लिए हमको जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है।
ये जानना कि जिस समुदाय में हम काम कर रहे हैं, हम जिस गांव में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रही है या जिस कम्युनिटी में हमारा सेक्टर है, वहां पर समुदाय में स्तनपान को लेकर के व्यवहार क्या है। 1 घंटे में स्तनपान कराया जाता है, तो कौन सी ऐसी बात है जिसने इनको मोटिवेट या प्रेरित किया कि ये लोग 1 घंटे में स्तनपान कराते हैं, या नहीं कराया जाता है, सब 24 घंटे बाद कराएंगे, तो वो व्यवहार क्यों है। ये दूसरा बिंदु आ जाता है कि क्या कारण है कि एक जगह पर 1 घंटे में करा दिया जाता है, दूसरी जगह पर 6 घंटे में कराया जाता है, तीसरी जगह पर कहा जाता है कि नहीं अगले दिन कराएंगे, 24 घंटे के बाद कराएंगे, कुछ जगहों पर 3 दिन बाद कराया जाता है। तो क्या व्यवहार है और क्यों व्यवहार है, फिर इसके पीछे की मान्यताएं क्या है, ये जरूरी है बहुत जानना। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पहला माँ का पहला दूध जो है वो तो धरती माता को हमको उनको अर्पित करना होता है, उनको देना होता है। किसी में कुछ और सोच होगी, तो वो मान्यताएं क्या हैं अलग अलग कम्युनिटीज में, वो चीज जानना, नहीं तो हमारे संदेश का प्रभाव नहीं होगा और हमारे डॉक्यूमेंटेशन में जो सीखें आनी चाहिए वो दर्ज नहीं हो पाएगी। तो ये आपने जो पिछली ट्रेनिंग की और जो रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन आप करेंगे, ये दोनों से जुड़ी हुई बात है। अगर उचित तरीके से स्तनपान नहीं कराया जाता है तो क्यों नहीं कराया जाता है, तो कारण क्या है। अब अगर स्थिति ये है तो हमारी भूमिका क्या निभाई हमने और उसके कारण से क्या बदलाव आया। तो कुछ जगहों पर हो सकता है हमको खुद को अपने काम पे नजर रखना बहुत जरूरी है कि अगर हमने क्या ऐसा किया। हम कई बार हम कहते हैं कि हमारे गांव में तो कुपोषण खत्म हो गया, हो सकता है खत्म हो गया, तो अगर कोई पूछे कि कैसे खत्म हुआ तो क्या बोलोगे आप यही कहोगे कि हमने बैठकें की तो उससे खत्म हो गया, हमने पोषण आहार बांटा, पोषण आहार वितरित किया तो हमारे यहाँ कुपोषण खत्म हो गया, हमने लोगों को संदेश दिए तो कुपोषण खत्म हो गया। क्या केवल इतने से जो है वो स्थिति बदल जाती है? अगर ऐसा है तो मध्य प्रदेश की 97,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में यही काम हो रहा है। कौन सी गतिविधि ने बदलाव लाया, वो अपने काम के ऊपर नजर रखना सुपरवाइजर को भी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी, सीडीपीओ को भी, डीपीओ को भी और राज्य को भी ये जरूरी है कि वो पहल के ऊपर नजर रखें कि ये बदलाव आया तो क्यों और कैसे आया, क्योंकि सीख है वो, उससे दूसरे को फायदा हो सकता है, उससे अध्ययन हो सकते हैं, उससे रिसर्च में मदद मिलेगी और उससे ये हम दुनिया को बता सकेंगे कि मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में या खंडवा जिले में अगर कुपोषण कम हुआ तो कौन सी 2 चीजों ने सबसे ज्यादा प्रभाव किया और उनको कैसे बदला गया। इससे हम बता पाएंगे कि हमने अपने भूमिका को किस तरीके से निभाया, क्या बाधाएं उसमें आई। ये सारी चीजों को हमको नजर रखना बहुत जरूरी है, अपने आप को समझाना, अपने आप को सुनाना बहुत जरूरी है। तो ये 5-6 चीजें करना बहुत महत्वपूर्ण होगा हमारे रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन के नजरिए से। अब अगर हम आए कि रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन के उद्देश्य क्या है, सबसे पहले तो हम जो कर रहे हैं उसका विवरण, तथ्यात्मक विवरण देना कि हमने ये गतिविधि की, क्यों की, किस लिए की, कितने लोग उसमें शामिल हुए, उसका तथ्यात्मक विवरण हम उसमें देते हैं। आप ये कहें कि हमने बस ये वृद्धि निगरानी कर दी, तो लेकिन उसमें बताना पड़ेगा कि 1 साल में कितनी वृद्धि निगरानी की, कितने बच्चों का आपने उसमें ग्रोथ मॉनिटरिंग किया। तो मेरा फिर सवाल होगा, क्या अप्रैल में भी जितने बच्चे थे, क्या उतने ही बच्चे मई में भी रहे वृद्धि निगरानी में, जून में भी रहे, जुलाई में भी रहे, अगस्त में भी रहे, सितंबर में भी रहे? तो शायद आपका जवाब होगा कि नहीं, 100 बच्चे थे अप्रैल में, लेकिन जुलाई में 90 थे और फिर बाद में अगस्त में तो वो जो है 115 हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ भाई? तो स्वाभाविक है कि इसका मतलब है पलायन वहां पर एक भूमिका में आएगा कि वहां पर लोग पलायन पे गए थे तो कम बच्चे थे, बाद में जब पलायन से वापस आ गए खेती के समय पे, त्योहार के समय पे, तो बच्चों की संख्या बढ़ गई। तो वो तथ्यात्मक विवरण हमको देना और उनके कारणों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी होता है। प्लानिंग उसका एक पार्ट होता है कि हमने क्या तय किया था, इस महीने हमको क्या क्या करना था और हमने वास्तव में क्या क्या किया, क्या नहीं हो पाया, ये सारी चीजों का विश्लेषण हम उसके अंदर करते हैं। फिर लक्ष्य हम फिर से उसमें लेके आते हैं कि हम ये जो गतिविधि कर रहे हैं ये इसका लक्ष्य क्या है, इससे क्या परिणाम आएगा, वो चीज हमको स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। अनुभव और सीखों को साझा करना चाहते हैं कि मैं जिस गांव में आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन कर रही हूं या मेरे सेक्टर में पहले जो है वो स्तनपान नहीं कराया जाता था, लेकिन पिछले 3 साल में अब जो है वो स्तनपान 40% से बढ़कर के 70% हो गया। तो कैसे हो गया, क्या बाधाएं उसमें आई, क्या चीजें उसमें रही, क्या आपने काम किया, ये चीजें बताना जरूरी है। केवल ये कह देना कि हमने बैठक की, वृद्धि निगरानी की, संदेश दिया, ये कोई नहीं मानेगा आपकी, ये मान के चलिएगा इस बात को, ये बहुत विश्वसनीय नहीं है
कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि बैठकें तो सभी जगह पे होगी, तो सभी जगह स्थिति वैसी बदल जानी चाहिए थी। ये चीज हमको ध्यान में रखना जरूरी है। फिर जो बदलाव आया उसमें सफलता की कहानियां होंगी, उसको हम साझा करना चाहते हैं, उस नजरिए से इसको देखते हैं। और जो हमारे अनुभव रहे उसके आधार पर हमने जो हम अपना डॉक्यूमेंटेशन है, अपनी रिपोर्ट है, उसको सामने रखते हैं और उसके आधार पर फिर हम तय करते हैं कि हमारी सीखें ये है, हमारी यह समस्या ये है, तो अगले साल या अगले महीने हम ये काम करेंगे। तो सीख के आधार पर, लर्निंग के आधार पर, अनुभव के आधार पर हम अपनी आगे की योजना बनाते हैं, आगे की रणनीति तय करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हर आंगनबाड़ी केंद्र की रणनीति अलग हो सकती है, उसी लक्ष्य को हासिल करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। इसलिए वो जो रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन है वो हमको आगे की अपने तरीके को बदलने में मदद कर सकता है। अभी हमारे बहुत सारी कोशिशें, योजनाएं सफल नहीं होती है क्योंकि हम आंख मूंद करके मशीन की तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। ये चीज मैं बहुत व्यापक संदर्भ में कह रहा हूँ, माइक्रो लेवल पर अलग अलग अपने कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन बहुत व्यापक संदर्भ में अगर हम देखें तो शायद हम बहुत प्लान्ड तरीके से अपनी सीखो और लर्निंग्स को ध्यान में रख के शायद उसको कैप्चर नहीं करते हैं, तो वो शायद प्रभाव जितना हो सकता है उतना हमको हासिल नहीं हो पाता। इसलिए ये हम रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक चीज जो सबसे पहले जरूरी है कि हमको ये 3 प्रश्नों के उत्तर अपने पास होने चाहिए। हम बताना क्या चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप रोज जो है वो 10 चीजें लिखेंगे अपनी डायरी में, आपने जो महत्वपूर्ण लगा वो लिख लिया। 30 दिन बाद आपने देखा कि आपकी डायरी में 300 बिंदु लिखे हुए हैं, तो क्या वो 300 बिंदु पूरे के पूरे रिपोर्ट में डाल देंगे? ऐसा कर सकते हैं क्या? इसका कोई फायदा होगा क्या? इसका फायदा नहीं होगा, ये बेकार का काम हो जाएगा, बेकार की मेहनत हो जाएगी। वो 300 बिंदु में से हमको खुद तय करना पड़ेगा कि हम इसमें से कौन सी 5-10 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम बताना चाहते हैं। ये स्थिति में बदलाव आया, ये परिणाम आया, ये हमारी सीख रही, हमको खुद तय करना पड़ेगा कि हम बताना क्या चाहते हैं। 1000 चीजों में से 5 चीजों को तय करना, 10 चीजों को तय करना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। किसे बताना चाहते हैं? हमारी जो रिपोर्ट है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो किसके पास जा रहा है? सुपरवाइजर के पास जा रहा है, सीडीपीओ के पास जा रहा है, डीपीओ के पास जा रहा है। यह भी हो सकता है कि हमारी रिपोर्टिंग के इतर हमने कोई हमारी सीख रही तो हमने एक अलग पूरी कहानी तैयार की। वो कहानी हो सकता है कि हमारे यहाँ से पंचायिका निकलती है, हमारी संचार के विभाग में केस स्टडीज छापी जाती है, महिला बाल विकास के वेबसाइट पे जाती है, तो वहां पर वेबसाइट पे जाएगी तो वो पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए कहानी हो गई। तो आपको तय करना पड़ेगा ये हमारी मंथली रिपोर्ट है जो हमारे सुपरवाइजर को या सीडीपीओ को या डीपीओ को जाना है, और ये हम अपने अनुभव की कहानी लिख रहे हैं जो हमारी वेबसाइट के माध्यम से या अखबार मीडिया के माध्यम से पूरे देश के पास जाएगी। ये स्पष्टता लाना जरूरी हो जाता है। और क्यों बताना चाहते हैं, इसमें नयापन क्या है, आपको खुद सोचना पड़ेगा। आप खुद रोज अखबार पढ़ते हो, व्हाट्सएप देखते हो, बहुत सारे आपके पास वेबसाइट आती होंगी, आप बहुत सारे ट्रेनिंग में जाते हो, तो आपको पता है कि कौन सी बात सामान्य है और कौन सी बात नहीं है। व्हाट इज न्यू, नयापन क्या है, नई बात क्या है, हम क्यों बताना चाहते हैं। हमको लगता है कि नहीं, हमने ये किया, ये नई बात है, इससे बाकी के लोगों को, विभाग को अपनी योजना बनाने में मदद मिलेगी, या ये एक नई चीज मैंने सीखी है तो मैं बताना चाहती हूँ। तो क्या बताना चाहते हैं, किसे बताना चाहते हैं और क्यों बताना चाहते हैं, ये चीज स्पष्ट करना बहुत जरूरी होता है। ये चीजें हमारे लिए, गतिविधि कैसे हुई, उसका विस्तार विवरण क्या है, ये सारी चीजें, सीखे क्या रही, ये सारी चीजें वहां किसको बताना है, फिर क्यों बताना चाहते हैं, लर्निंग्स क्या रही, उसके आगे हम क्या चीज करना चाहते हैं, हम अपनी योजना को कैसे बनाएंगे, ये चीजें हम उसमें कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। सबसे जरूरी है, बुनियादी सिद्धांत है कि जैसे हम कहते हैं ना, हम पूजा करने बैठेंगे तो सबसे पहले अपने हाथ पैर धोना, अपने आप को साफ स्वच्छ करना और तैयार होना उसके हिसाब से, वो तो सिद्धांत है ना। उसी तरीके से ये बहुत बुनियादी सी जरूरत है अपना रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन को काम करने से पहले। ये कुछ मुख्य सूत्र हैं जिनको हमको शायद ध्यान में रखना जरूरी है। मैंने कुछ व्यापक सबसे शुरुआत में बात की थी, अपनी भूमिका। हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं या सुपरवाइजर हैं, हमको मन से क्या लगता है, ये महत्वपूर्ण भूमिका है कि नहीं है। आप खुद सोचिए कि आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, कोई और वो काम क्यों नहीं कर रहा है कुपोषित बच्चों की देखभाल का।
आप ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई और, आप दूसरा और पेशा कर सकते थे, कोई और व्यापार कर सकते थे, कोई और नौकरी कर सकते थे, लेकिन ये वाला काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये एक संवेदनशील भूमिका आपने ली है, उसको महत्वपूर्ण खुद मानना जरूरी है। महत्वपूर्ण काम है वो, बहुत जरूरी काम है। अपने जो काम हम भूमिका निभा रहे हैं उसकी योजना बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना योजना के आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं होगा कि हमने क्या करना तय किया था। अगर ये पता ही नहीं होगा तो फिर हम आगे नहीं कर पाएंगे। जो भी सरकार के दिशा निर्देश आते हैं, क्या हम उनको बार बार पढ़ते हैं? ये आया कि पोषण माह आयोजित करना है, ये आया कि ग्राम सभा की बैठक होना है, ये आया कि बच्चों की वृद्धि निगरानी इस तरीके से होना है, ये आया कि सहयोगी मातृ समिति की बैठक कैसे होना है। हम उस निर्देश को, दिशा निर्देश को पढ़ते हैं क्या? हम बहुत सारे अध्ययन हो रहे हैं, उसमें ये पता चल रहा है कि बहुत गंभीरता से उन निर्देशों को समझा नहीं जाता है। उसके कारण से बहुत सारी प्लानिंग गड़बड़ होती है, और प्लानिंग गड़बड़ होती है तो आगे का कम्युनिकेशन गड़बड़ हो जाता है। तो जरूरी है कि हम उन निर्देशों को पढ़ें। जिम्मेदारी स्पष्ट होना बहुत जरूरी है कि डॉक्यूमेंटेशन कौन करेगा, ये चीज हमको तय करना जरूरी है। हम जो भी चीज करते हैं हर वक्त जरूरी नहीं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सुपरवाइजर अपनी बात कहेंगे। हमारा मुख्य काम है लोगों की बात को आगे पहुंचाना, कि ये मान्यता क्यों है। हम थोड़ी तय करेंगे, लोग बताएंगे हमको। उस तरीके से हमको ये सोचना और आगे तय करना जरूरी है। अनुभव और सीखें क्या रही, उसको हमको दर्ज करना जरूरी है। जिस वक्त तो अनुभव और सीख दर्ज होती है, पहला मौका जब भी मिले, पहला समय जब भी मिले, हमको उसको दर्ज कर लेना चाहिए। जो भी कार्यक्रम हम कर रहे हैं उसका डेटा होना हमारे पास बहुत जरूरी है। हम अक्सर लिख देते हैं 150 लोगों ने भाग लिया, और मैं अगर गांव में जाऊं और मैं पूछूं कि अच्छा मुझे सूची बताइए कि वो कौन से 150 लोग थे, और अगर वो सूची नहीं है, पार्टिसिपेंट लिस्ट नहीं है, प्रतिभागियों की सूची अगर नहीं है, तो वो विश्वसनीय नंबर नहीं होगा 150 का, भले ही वो वास्तव में 150 आए। तो प्रमाण होना बहुत जरूरी है जो हम कह रहे हैं। तो उसके लिए फोटो होना बहुत जरूरी है, वीडियो होना बहुत जरूरी है, और पार्टिसिपेंट लिस्ट होना बहुत जरूरी है रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन के लिए। किसी भी एक अपने कम्युनिटी में किसी को भी एक वॉलंटियर बना दें, किशोरी बालिका को बना दें, महिला जो आपके साथ काफी प्रभावी तौर पर जुड़ती हैं उनको बना दें कि भाई एक जितने अपन 25 लोग आए हैं जरा सबसे नाम लिखवा लो या एक सूची बनवा लो कौन कौन आया। तो उससे हमारी रिपोर्ट में एक तरीके की विश्वसनीयता आ जाती है। वो चीज हम सुनिश्चित कर पाते हैं कि वास्तव में इतने लोग थे, वास्तव में ये फोटो है तो ऐसे बैठक हुई। ये फोटो और वीडियो अपने मोबाइल से लेकर के अपने रिकॉर्ड में रख लेना बहुत जरूरी और उपयोगी होता है। तो ये 7 मुख्य सूत्र हैं जिनको हमको हमेशा रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन के नजरिए से ध्यान रखना जरूरी है। ये जो पहली चीज जो हम कह रहे हैं कि उसमें हमको देखना है कि हम क्या फॉर्मेट फॉलो करते हैं। गतिविधि का विवरण देते हैं, प्रक्रिया बताते हैं, समुदाय ने क्या रोल प्ले किया, संख्याएं उसमें जरूर हों, उसमें रिजल्ट जरूर बताएं कि रिजल्ट क्या रहा। फोटो और वीडियो हम जोड़ते हैं, और हमेशा अपना काम अच्छा नहीं होता, उसमें प्रॉब्लम भी होती है, बाधाएं होती है, दिक्कतें आती हैं, चुनौतियां आती हैं। हमको लगता है कि चुनौतियों को छिपा जाना चाहिए। चुनौतियों को कभी नहीं छिपाना चाहिए, क्योंकि वो चुनौतियों को अगर छिपाएंगे तो हम अपनी गलतियों को या जो समस्याएं आ रही हैं उसको हल करने की पहल भी नहीं करेंगे। तो अपने दस्तावेजीकरण में चुनौतियों को दर्ज करना भी बहुत जरूरी है, और सीखों को दर्ज करना भी बहुत जरूरी है। तो ये 8 चीजें जो है वो हमको अपने रिपोर्ट में जब हम देखें तो हमको ये जांच लेना चाहिए कि ये 8 चीजें उसके अंदर शामिल हैं या नहीं है। अगर इनमें से जो भी चीज कमजोर लगती है उसको हमको उसमें रिपोर्ट में दर्ज कर लेना चाहिए। अब मैं आता हूं फॉर्मेट्स के ऊपर, आखिरी में बस 5-7 मिनट में इन फॉर्मेट्स पे मैं बात कर रहा हूं कि आंगनबाड़ी स्तर पर हम कैसे एक रिपोर्ट बना सकते हैं। एक उदाहरण हम ले रहे हैं, पोषण माह की एक रिपोर्ट बनाना है मान लीजिए। तो पोषण माह की रिपोर्ट बनाना है तो सबसे पहले हमको उसमें दर्ज करना है कि कार्यक्रम और गतिविधि का विवरण क्या है, इस पोषण माह का उद्देश्य क्या है, पोषण माह किसके लिए है, लक्षित समूह कौन सा है, समुदाय को हमने कैसे सूचित किया था, कैसे उनको जोड़ा, इसकी योजना कैसे बनाई, अन्य कार्यक्रमों से कैसे इसका जुड़ाव रहा। पिछली बार जब हमने पोषण माह किया था थोड़ी सी 2 वाक्य में 4 वाक्यों में उसकी हम विवरण दे सकते हैं। तो सबसे पहला हिस्सा होगा विवरण, गतिविधि का विवरण 200 शब्दों में अगर हम दे दें, 12 से 15 वाक्यों में, 12 से 15 सेंटेंस में, तो वो विवरण आ गया। फिर वो तैयारी कैसे की गई, उसके चरण कौन कौन से थे, कौन कौन से पहलुओं पर ज्यादा तैयारी की गई। हम पहले से अगर हमने योजना बनाई होगी तो हमको पहले से पता होगा कि ये व्यक्ति जो है, ये 4 लोग प्रॉब्लम कर सकते हैं इसमें, या हमको पता है कि उस दिन जो है वो हमको ये सामान नहीं मिलेगा, बाजार बंद रहेगा। तो हमने क्या तैयारी की थी,
इसको हम थोड़ा सा वो प्रक्रिया को उल्लेख करें 20-25 शब्दों 20-25 वाक्यों में, क्या हम बुलेट पॉइंट्स में उसको लिख सकते हैं, बहुत संक्षेप में उसको लिखें, तैयारी क्या की गई, फिर इसमें समुदाय की क्या भूमिका थी, क्या समुदाय जुड़ा, महिलाएं उनने खुद भूमिका ली, महिलाओं ने आकर के खुद ही बैठक व्यवस्था करी, या कम्युनिटी के लोगों ने आकर के व्यवस्था की, या पानी की व्यवस्था की। तो छोटी छोटी भूमिकाओं को भी ये महत्वपूर्ण होता है, इनसे पता चलता है कि लोग भी जो है वो हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। तो केवल अगर समुदाय ने पानी की भी व्यवस्था की तो उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि वो उससे जुड़ रहे हैं। थोड़ा 10 वाक्यों में हम समुदाय की भूमिका लिख दें, उसके अंदर ये चीज हो सकती है। संख्याएं जोड़ना बहुत जरूरी है, कितने लोग शामिल हुए, कौन से समुदाय के लोग शामिल हुए, महिला पुरुष कितने थे, किशोरी बालिकाएं कितने थी, बच्चे कितने थे, जनप्रतिनिधि थे, और भी जो लोग शामिल हुए, एक टेबल बना करके हम उसमें लिख लें अपना, या आंगनबाड़ी के स्तर पर कि भाई इतने लोग इसमें शामिल हुए और ये चीजें हमारी यहाँ पर कार्यक्रम में इतने लोगों की सहभागिता रही। तो ये पहला हिस्सा। और ये दूसरा भाग है कि परिणाम क्या रहे। जब हमने कार्यक्रम कर लिया तो लोगों ने इसमें रुचि दिखाई, 4 लोगों ने कहा कि बहुत बढ़िया ये कार्यक्रम रहा, हम आगे से ये 2 चीजों में बदलाव करेंगे और आगे की गतिविधियों में आपके शामिल होंगे, व्यवहार में बदलाव हुआ क्या, तो वो मेंशन करें हम। कुछ फोटोज और वीडियोस दर्ज करें, वो एक हिस्सा होगा हमारी आंगनबाड़ी केंद्र की रिपोर्ट का। 2, 5, 7 अच्छे फोटो ले लें, 2-3 तरफ से अलग अलग वीडियो ले लें। जो कम्युनिटी के लोग आए थे उसमें महिलाएं आई, परिवार के लोग आए, उनसे उनका वीडियो, अपन खुद ही उनका इंटरव्यू ले लें कि आप क्यों आए यहाँ पर, तो वो खुद ही बताएंगे कि हम इसलिए आए यहाँ पर। फिर आप पूछ लीजिए कि आज आपने पूरे कार्यक्रम में भाग लिया, आपको क्या एक नई लर्निंग मिली। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है कि हम वो उनके इंटरव्यू ले लें और उनसे वो स्टेटमेंट दर्ज कर लें कि उनके अनुभव क्या रहे, और वो उसको अपनी रिपोर्ट के साथ में या अपने समूह के जो व्हाट्सएप ग्रुप है, विभाग का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें शेयर कर सकते हैं, और उससे अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी बनाने का काम, क्योंकि ये तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही कर सकती है, या कोई वॉलंटियर कर सकता है। किसी युवा को बोलिए कि जरा इनसे इंटरव्यू लीजिए, मैं बात करती हूँ इनसे। तैयारी आपको खुद करना पड़ेगी। चुनौतियां क्या रही, क्या दिक्कतें रही, भाई पैसा कम था, या सामाजिक व्यवहार में चुनौती थी, संसाधन नहीं थे, बारिश हो गई, लोग पलायन पे चले गए, जो भी चीजें हमारे काम को प्रभावित कर रही हैं, उन चुनौतियों को दर्ज करना। महत्वपूर्ण सीखें क्या रही, क्या दिक्कतें आ रही थी, भाई इसको हमको ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, हमको दिन के समय ये काम नहीं करना चाहिए, हमको शाम के समय ये बैठक करना चाहिए। जो भी सीखे हमारे काम से, उस गतिविधि से संबंधित रही, उसको हम वहां पर दर्ज कर सकते हैं। और कोई भी महत्वपूर्ण कहानी, कोई भी सफलता की कहानी हमको मिली, किसी महिला ने कहा कि अब हमको ये अभी इससे बहुत अच्छा लगा, अब हम आंगनबाड़ी केंद्र के जो पोषण आहार है उसमें हम 1 महीने में एक बार हम कम से कम अपने यहाँ से सब्जी ला करके देंगे, और या हम कहेंगे कि हम ये 5 परिवारों को, ये हमारे यहाँ पर ये 4 बच्चे कुपोषित हैं, इनको हम एनआरसी ले जाने में मदद करेंगे। तो छोटी सी एक कहानी उसमें दर्ज कर सकते हैं, 100 शब्दों में, 200 शब्दों में, 500 शब्दों में, लेकिन 300-400 शब्दों से ज्यादा हम ना जाएं, और संक्षेप में उस कहानी को लिखें कि इस कार्यक्रम का प्रभाव ये हुआ कि हमारे यहाँ पर एक बच्चे को एनआरसी इसलिए नहीं ले जाया जा रहा था क्योंकि उस परिवार में दूसरे बच्चों की देखरेख के लिए कोई नहीं था। इस अभियान से ये फायदा हुआ कि उसमें 2 महिलाओं ने जिम्मेदारी ले ली कि हम परिवार को मदद करेंगे। सफलता की कहानी है, वो हमारी रिपोर्ट में दर्ज हो सकता है। तो चुनौतियां भी जरूरी है और सफलताएं भी दर्ज करना उसमें जरूरी है, उस नजरिए से हम इसको देख सकते हैं। इसी रिपोर्ट को हम अपने सेक्टर स्तर पर कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपने उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा आंगनबाड़ी केंद्र का नाम। सबसे पहला आंगनबाड़ी केंद्र का क्रमांक 1 है। उसमें कुल कितने सहभागी थे? 150 थे। उसमें से 90 महिलाएं थी, उसमें से 20 जनप्रतिनिधि थे, और उसमें कौन से मुख्य संदेश दिए गए? तो पिछली वाली जो रिपोर्ट थी आंगनबाड़ी केंद्र की स्तर की, उसमें से कोई भी 2-3 मुख्य संदेश, 1 मुख्य संदेश, 2 मुख्य संदेश हमने यहाँ पर उस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए ले लिया, और वहां पर जो सीखे हैं कोई भी एक सीख हमने यहाँ पर दर्ज कर ली। यहाँ पर हमने लिख लिया कि वहां पर ये कहानी आई थी, ये कहानी हम अटैच कर रहे हैं या इसके साथ में हम दर्ज कर रहे हैं, और इसकी ये उपलब्धियां यहाँ पर हमारी रही। तो आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 से संबंधित जो पिछली रिपोर्ट में हमने जो विस्तार से जो जानकारियां दर्ज की, वो यहाँ पर संक्षेप में हम यहाँ पर उनको दर्ज कर सकते हैं। और सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो उनका टोटल जब हम करेंगे तो हम वहां पर डाल सकते हैं कि कुल इस सेक्टर में अगर 10 आंगनबाड़ी केंद्र है तो 10 में इतने सहभागी रहे, इतने महिलाएं रही, इतने जनप्रतिनिधि रहे, सबको मिलाकर के जो रिपीट, जो सबसे ज्यादा मुख्य संदेश रहे, उनको मुख्य तौर पर आइडेंटिफाई कर लेंगे, मुख्य सीखों को आइडेंटिफाई कर लेंगे, और इनमें से जो अच्छी कहानियां हैं सेक्टर के स्तर पर सुपरवाइजर को नजर आती हैं, वो अपनी वहां से उनमें से कोई भी 2-3 कहानी को
पहचान के अपनी डायरी में लिख लेगी कि इनको मुझे विस्तार से दर्ज करवाना है, इसको अभी मुझे इसका विवरण निकालना है। तो वो 10 आंगनबाड़ी केंद्रों में से अगर 2 अच्छी कहानियां निकल रही हैं तो उसको उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और मुख्य उपलब्धियां हर आंगनबाड़ी केंद्र के स्तर की जो है वो आप दर्ज करेंगे तो 3-4 मुख्य उपलब्धियां, सब ऐसा नहीं कि 10 में 20 मुख्य उपलब्धि 20 उपलब्धियां दर्ज है तो सबको उठा करके हमने नीचे डाल दिया, नहीं। हमको विश्लेषण करना पड़ेगा कि कौन सी मुख्य हमको लग रही है या कौन सी बहुत कॉमन उपलब्धियां हैं, कौन सी मुख्य सीखें कॉमन हैं जो सब जगह पर निकल के आ रही हैं। ऐसी बातों को ही हम दर्ज करें। जरूरी नहीं है कि हमको सबको इकट्ठा जोड़ देना है वहां पर, ऐसी चीजें करने की जरूरत वहां पर नहीं होगी। ये चीज को हमको जरूर ध्यान में रखना होगा। फिर सभी सेक्टर्स की रिपोर्ट्स को कंपाइल करके हम परियोजना स्तर की रिपोर्ट बना सकते हैं। जैसे हमने सभी आंगनवाड़ी केंद्र की मुख्य बातों को डाला था सेक्टर की रिपोर्ट में, यहां पर हम हर सेक्टर की एक एक बिंदु, एक लाइन में हम ये जो पिछली सेक्टर में जो सबसे नीचे की जानकारी है, जो सबसे नीचे आपको जानकारी कुल संख्या दिख रही होगी सेक्टर की, वो जानकारी आप यहां पर उस सेक्टर की टोटल वाली जो जानकारी है, पूरे सेक्टर में कुल सहभागी कितने रहे, टोटल सेक्टर में टोटल महिलाएं कितनी रही, जनप्रतिनिधि कितने रहे, मुख्य संदेश क्या रहे, वो उसमें से आइडेंटिफाइड और सिलेक्टेड पॉइंट्स आप यहां पर दर्ज कर सकते हैं। मुख्य आप यहां पर सीडीपीओ के स्तर पर तय कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर की कहानी अच्छी दिख रही है, हर सेक्टर की एक एक कहानी को यहां पर दर्ज कर सकते हैं। तो आपके पास एक स्टोरीज का बैंक बनता जाएगा, आपके पास एक स्टॉक में हर जगह से कुछ कुछ कहानियां, कुछ कुछ सीखें निकल के आती जाएंगी। अगर कोई अच्छे से काम करे और इनको कंसोलिडेट करे तो हर एक सेक्टर और हर एक प्रोजेक्ट के स्तर पर एक बहुत अच्छी स्टडी भी निकल के आ सकती है, अगर हम उसको थोड़ा सा मेथोडोलॉजी के ऊपर और अच्छे से काम कर सकें तो यहां पर हम सेक्टर्स की जानकारी इकट्ठा करके परियोजना की स्तर को, परियोजना की रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। और सारे परियोजना, ये सारे सेक्टर्स की जानकारी का नीचे टोटल करेंगे तो हमको सभी सेक्टर्स को जोड़ करके परियोजना का टोटल यहां पर आ जाएगा। तो ये एक परियोजना का जो टोटल है जानकारियों का, रिपोर्ट का, वो सबसे नीचे हमको यहाँ पर दर्ज हो जाएगा और हमारे पास पूरी जानकारी पूरे परियोजना की आ जाएगी। और इसी को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हमको जिला स्तर पर हम हर परियोजना की जानकारी को यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। जो टोटल वाली जानकारियां हैं एक एक परियोजना की, तो वो यहाँ पर आती जाएगी और यहाँ पर हम मुख्य तौर पर सभी परियोजनाओं की जानकारी को कंसोलिडेट कर लेंगे। परियोजना 1 में कुल टोटल सहभागी कितने रहे, परियोजना 2 में कितने रहे, परियोजना 3 में कितने रहेगा, तो कुल सहभागी जिला स्तर पे मिल जाएंगे। कुल महिलाएं, मुख्य संदेश, मुख्य कहानियां, उपलब्धियां, ये सारी की सारी चीजें हमको यहाँ पर दर्ज हो जाएगी। तो माइक्रो लेवल से शुरू होते होते संक्षेप में हम अगर थोड़ा सोच समझ करके अपनी डायरी के आधार पर ये जानकारियां रखेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, फोटोज रखेंगे, तो ये सारी छोटी छोटी जानकारियां हैं, लेकिन इसका हमारा जो बेस है, इसका जो आधार है वो बहुत मजबूत रहेगा और वो चीज हमको बहुत मदद कर सकती है। और आप विभाग ने भी, जो अद्रिता जो बात कर रही थी, वो जो विभाग ने अपना एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें एक टेम्पलेट दिया हुआ है, उसको अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो यहाँ पर इसमें आप अलग अलग, हमने जो एग्जाम्पल लिया वो पोषण माह का लिया, और पोषण माह से बहुत सारी जानकारियां हमारी, वो पूरी जानकारी पोषण माह से संबंधित है। तो गांव से लेकर के, आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर के जिले तक की पोषण माह की रिपोर्ट उससे हमारे सामने बन करके निकल आएगी। और ये वाला डॉक्यूमेंट है जो विभाग में बना हुआ है, जिसके ऊपर अभी सुझाव भी अभी लिए जा रहे हैं या इसके ऊपर काम चल रहा है कि अलग अलग गतिविधियों की अगर ऐसे फॉर्मेट फॉलो करें या हम उस फॉर्मेट में अलग अलग गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा करें तो उनको जोड़ करके जो 4-5 मुख्य गतिविधियां हैं उसकी जानकारी को उसी तरीके से सेक्टर पे, प्रोजेक्ट लेवल पर और जिला स्तर पर भी कंपाइल किया जा सकता है। कहानियां निकाली जा सकती हैं, केस स्टडीज निकाली जा सकती है। तो उस तरीके से हमको ये देखना है कि ये अच्छे से कंसोलिडेशन कैसे वहां पर हमारा पूरा होते हुए आगे बढ़ता रह सकता है। तो कुल मिलाकर के जो बातचीत थी वो ये कि इसको हमको एक बहुत गंभीरता के साथ लेना है। केवल 2 पेज लिख देना या केवल कितने लोग आए, कितने लोग गए, वो लिख देना ही केवल रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। हमको डॉक्यूमेंटेशन में अपनी सीखों को, अनुभवों को, कहानियों को भी दर्ज करना है, बहुत सारी चीजों को हमको देखना है। उस नजरिए से इस पूरी प्रोसेस को देखने की शायद कोशिश की जा सकती है। तो जो
हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग से, समझ से दिख रहा था। इसके ऊपर आगे बात हो सकती है, इसको ट्राई करके देखा जा सकता है। अगर बदलने की जरूरत लगती है, सुझाव लगते हैं, उसके आधार पर इसके ऊपर हम फिर से काम कर सकते हैं और इसको एक तरीके से अंतिम स्वरूप में हम लेकर के आ सकते हैं। ये फॉर्मेट जो अभी जो महिला बाल विकास विभाग का जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसमें ये सारी चीजें हैं। तो वहां से जो इकट्ठी चीजें हो रही है वो सब हमको इस डॉक्यूमेंट में आकर के कंसोलिडेट करने में मदद कर सकती है। इस नजरिए से हमने इसको देखने की कोशिश की है। तो मैं अपनी बात को यहाँ पर रोकता हूं और इसमें अगर आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी चीज आपको कंफ्यूजन लग रही हो, आपको लग रहा है और आप कहना चाहते हैं कि हमको कुछ भी इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है या बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो भी आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, ताकि अपन फिर इस पे और ज्यादा आगे की प्रक्रिया को तय कर सकते हैं। मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सचिन जी। मैं एक सेकेंड, आप हमारे साथ यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर सचिन जी आप थोड़ी देर के लिए अपना स्क्रीन शेयर बंद कर दें प्लीज। थैंक यू। अब पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों ने जो भी सीखा ट्रेनिंग में और जो वॉल्यूम 2 की कॉपी हमने आपको दिखाई थी, जैसे कहा कि फॉर्मेट 1 में आपने सीखा कि उसे कैसे प्रोसेस करना है। जो फॉर्मेट 2 दिया था वो अभी तक हमने आपके साथ शेयर नहीं किया, लेकिन जैसे सचिन जी ने कहा, उन्होंने जो फॉर्मेट्स पीपीटी में आपके साथ शेयर किए हैं वो पीपीटी भी हम आपके साथ आगे शेयर करेंगे। तो वहां से वो इंफॉर्मेशन डिटेल करना और फिर कोलेट करके अगर डिस्ट्रिक्ट को एक रिपोर्ट बनानी है जिसमें ओवरऑल पूरा ये पता चले कि कुल मिला के एक डिस्ट्रिक्ट में सारी गतिविधियां क्या हुई, उसमें हमें क्या सीखने को मिला, और कोई अच्छा फोटो वीडियो या कोई अन्य स्टोरी जो अगर है वो कोलेट करने में वो हेल्प होगी। तो थैंक यू सचिन जी कि आपने जो है उस डॉक्यूमेंट का भी रेफरेंस दिया है। अब जो है इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं पूछना चाहूंगी कि हमारे सारे जो पार्टिसिपेंट्स है, क्या उनके पास ये सब चीजें क्लियर हैं? क्या कोई चीज है जो आप पूछना चाहते हैं? कोई ऐसा प्रैक्टिकल चैलेंज जो आपको लगता है जिस वजह से शायद ये फॉर्मेट आप भर नहीं सकते? क्या ये फॉर्मेट आपको आसान या मुश्किल ऐसा कुछ लग रहा है? अब सबके सब म्यूट और वीडियो बंद करके जो आप लोगों ने ये किया है, प्लीज थोड़ा सा ऑन कर ले। बस थोड़ी देर है और थोड़ी देर हम जिस बात करेंगे सोशल मीडिया पर और फोटो वीडियोस इस पर और गूगल शीट जो आप लोग सीखना चाहते थे, जो आप लोगों ने मेंशन किया था, उस पे थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। लेकिन उस पे जाने से पहले क्या आप लोग सचिन जी से कुछ पूछना चाहेंगे? डॉक्यूमेंटेशन में कुछ यहाँ पे कुछ भी अगर आप लोग को लग रहा है कि अभी समझ में नहीं आ रहा है, बाद में अगर कुछ पूछना है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखे, और उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो जो ग्रुप हमारा बना हुआ है आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं, हम उसे सचिन जी के साथ शेयर कर देंगे और वो उसका जवाब हम आप तक। सुनीता जी कह रही है सब क्लियर है, ग्रेट। सचिन जी सच में आपका सेशन बहुत ही अच्छा था और हम भी यहाँ पे बैठ के दोनों निशा मैम और मैं बहुत उत्सुक थे, और लाइक वाह ये तो बहुत क्लियर हो गया, ये तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया होगा। मतलब जो है बहुत अच्छे से जो है अब आगे जाके जब प्रैक्टिकली आपको इसे इम्प्लीमेंट करना है, और एक मेन चीज आता है डॉक्यूमेंट। कोई भी चीज हम करते हैं, कोई भी फोटो, हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, एक फोटो लेते हैं, सब ये चीज के लिए कि ताकि वो कहीं ना कहीं उसका एक रिकॉर्ड बने। और वो रिकॉर्ड सिर्फ इसलिए नहीं कि जाके हमारे सीडीपीओ को कि हमारे डीपीओ को देना और बताना कि हाँ काम कर लिया, वो इसलिए भी कि उसमें से भी कुछ चीजें होती है, बहुत अच्छा निकल के आता है, जो बाद में हमें जब कोलेट करना है या कुछ रेफरेंस करना है। अभी मान लीजिए मैं आपको पूछूं कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक पे आपने 2020 में क्या काम किया था या 2018 में काम किया था, तो कोई अच्छा सा कोई आइडिया आपको आएगा, मैम हमने 2017 में वो एक बहुत बढ़िया काम किया था, तो वो 2017 में वो काम जो आपको याद है, ताकि आप वो क्विकली शेयर कर सके, तो उसका एक अच्छा सा रिकॉर्ड भी बन जाता है ना। तो अभी क्योंकि हमारे पास डिजिटल टूल्स है, जूम है, ये है, बहुत सारी सुविधाएं हैं जिससे हम इस प्रोसेस को और इजी कर सकते हैं। पहले तो सब हाथ से लिखना पड़ता था, तो थोड़ा सा इजी हो सके। तो सचिन जी आप देख पा रहे हैं चैट बॉक्स में सब कह रहे हैं कि स्पष्ट है, और कृष्णा जी भी कह रहे हैं कि अत्यंत प्रभावी और सरल भाषा में सचिन सर ने हमें सिखाया है। तो हमारे पार्टिसिपेंट्स ने इसको बहुत अच्छे से लिया है। तो नेक्स्ट मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी फिर मोहसिन को, मोहसिन खान जो कि WHH से हैं, शायद आप में से जो बहुत लोग उनसे परिचित होंगे।
मोहसिन अब हमको बताएंगे कि जब ये डॉक्यूमेंटेशन हमने किया है और हम रिपोर्ट अभी बनाने जा रहे हैं, तो हमें जब फोटोज और वीडियोस करना है, हमने इसके बारे में ट्रेनिंग में थोड़ी सी चर्चा की थी कि फोटोज को कैसे रखना है। आप देखिए, देख सकते हैं, आप अपना स्क्रीन देखिए, जो लोग फोन से आप लोग जुड़े हैं, आप लोग का पोर्ट्रेट मोड में आ रहा है। मैं लैपटॉप से जुड़ी हूँ, मोहसिन लैपटॉप से जुड़े हैं, तो हमारा लैंडस्केप आ रहा है। ये फ्रेम्स होते हैं, है ना। तो फ्रेम्स क्या है, हमारे हम जब फोटो लेते हैं उसमें क्या हमारी स्टोरी है, वो क्या क्लियर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में मोहसिन आपको और थोड़ा बताएंगे। और उसके बाद अगर समय बचा और आपको फिर भी इंटरेस्ट है, तो हम थोड़ा सा गूगल के ऊपर और जूम के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मोहसिन, वेलकम एंड ओवर टू यू। थैंक यू अद्रिता, एंड थैंक यू। आपने एक मुझे लगता है कि मेरे बताने से पहले आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बता दिया कि फ्रेम्स क्या होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे फोटो वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज समझने की है आज, वो यही है कि आप किस मोड में उसको कैप्चर कर रहे हैं। क्या आप उसको लैंडस्केप में ले रहे हैं या आप उसको पोर्ट्रेट में ले रहे हैं, क्योंकि उसी हिसाब से फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सभी लोग कंफर्टेबल हैं तो एक बार आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या, सारे ही पार्टिसिपेंट्स, और इसको हम गैलरी मोड पे रख सकते हैं सेशन को। ठीक है, अभी काफी लोगों ने खोल लिया, पर काफी लोगों ने अपना कैमरा अभी भी बंद करके रखा है। अब हम जो है फोटो वीडियो का सेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो वो आपके स्क्रीन से वो आपको थोड़ा सा हिंट भी देंगे, तो प्लीज आप लोग ऑन कर ले। शीला जी, अब तो आप बंद कर ही नहीं सकती, लेकिन है ना। शीला जी, आप ना वीडियो बंद करना। चलिए। ठीक है, वंडरफुल। तो ठीक है, काफी लोगों ने अपना कैमरा ऑन करा है। तो मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगा। आप में से कितने लोगों को फोटो खींचना, मतलब तस्वीर लेना पसंद है? आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। हाँ, सबको भावना जी पसंद आप है कुछ बोल सर। रहे हैं? रेखा जी को पसंद है। और किस किस को पसंद है? आप हाथ भी उठा सकते हैं, अगर आप बोलना नहीं चाहते हैं तो आप हाथ उठा के बता सकते हैं कि आपको तस्वीर खींचना पसंद है। और मोहसिन, कुछ आंसर्स चैट बॉक्स में भी आ रहे हैं। अच्छा, चैट बॉक्स में भी आ रहे हैं, बढ़िया। अच्छा, काफी सारे लोग लिख रहे हैं मुझे पसंद है। बढ़िया। तो कुछ लोगों को पसंद है, तो बाकी लोग जो हाथ नहीं उठा रहे या जो बोल नहीं रहे या लिख नहीं रहे, तो हम ये समझे कि आपको फोटो खींचना पसंद नहीं है। किसी ने लिखा है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनीता जी ने लिखा है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनीता जी, क्यों सर पसंद मुझे भी नहीं है? पसंद नहीं है। थोड़ा आप कारण कारण बता सकती हैं सुनीता जी कि आपको अच्छी क्यों नहीं आती पसंद सर फोटो मेरी, इसलिए मुझे क्लिक करना पसंद नहीं है। है? आपकी अच्छी नहीं आती या दूसरों के फोटो आप अच्छे नहीं लेते? अब दूसरों का तो नहीं पता सर, पर मेरी फोटो अच्छी नहीं आती तो मुझे क्लिक करना नहीं अच्छा लगता। अच्छा, आपकी फोटो अच्छी नहीं आती तो आपको क्लिक करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, चलिए ठीक है, एक कारण ये मान लेते हैं। और बाकी साथी, सुनीता जी आप बताएंगे आपने क्यों लिखा कि आपको पसंद नहीं है? अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर। हाँ, हेलो बताइए, बोलिए बोलिए। सर, जब फील्ड में जाते हैं और काम करने लग जाते हैं तो बार हाँ, बार फोन उठाने का मन नहीं होता है। फिर वो क्या, फोन में उलझ जाते हैं, अपन अपने काम से भटक जाते हैं। इसलिए मैं नहीं पसंद करती हूँ फोटो खींचना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है। अच्छा, ये तो हो गए कुछ कारण जिनको पसंद नहीं है। जिन्होंने लिखा कि हमको पसंद है, तो वो बताएंगे कि उनको क्यों पसंद है फोटो खींचना। सर, हम किसी फंक्शन या कहीं जगह भी जाते हैं जैसे, तो उस समय उस फंक्शन या उस चीज को इतने अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते, फिर बट बाद में जब फ्री रहते हैं तो देख पाते हैं हाँ ये चीज भी थी कि मैं ऐसे दिख रही थी कि वो ऐसी खड़ी थी। तो मतलब ये भी एक रहता है कि हम वहां रह के उतना इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जैसे हम अभी ट्रेनिंग में थी, फोटो ही खींच ली, हम किस पोजीशन में थे कैसे थे नहीं थे, बाकी अब उन फोटो को देख देख के हंसते हैं कि अपनी मेमोरी वापस कि हाँ ऐसा करा था ऐसा करा था। हाँ हाँ, बिल्कुल। और कोई साथी बताएंगे कि उनको क्यों पसंद है फोटो खींचना?
हैंड रेज सर, है मोहसिन, ये- कुछ देख लेना। हाँ ठीक है, शीला जी बता सकते हैं। शीला जी, हाँ, आप अनम्यूट कर लीजिए। शीला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो आपको अपना वो माइक ऑन करना पड़ेगा। भावना जी, आप कुछ बोल रहे हैं? सर, अच्छी यादों को कौन संभाल कर नहीं रखना चाहता? हर कोई चाहता कि हम अपनी अच्छी मूवमेंट, अच्छी यादगार पल, अच्छे काम, अच्छे कार्य को हर कोई चाहता है कि हम उसको संभाल के रखे, याद करके रखे। ये तो एक शौक भी होता, हॉबीज भी होती है कि हम अच्छे पलों को याद करके रखे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी बढ़िया है। तो ये तो देखिए, ये कुछ ऐसे कारण हो गए जिसमें थोड़ा हमारा पर्सनल रीजन भी है, थोड़ा हमारा काम का भी कारण है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, आप में से कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगे, कुछ सुपरवाइजर होंगे, कुछ और अलग पद पे होंगे, तो आपके काम जो आप कर रहे हैं, उस काम में इन तस्वीरों की क्या भूमिका है? भावना जी, अगर आप कुछ तो बोल ये रहे हैं तो आप म्यूट है। सर, एक भूमिका तो हमारी ये भी है कि हमें प्रूफ देना होता है कि हम वहाँ है कि नहीं है, सबसे पहले तो इसीलिए फोटो खींचना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। चलिए ठीक है, आपका अटेंडेंस लग जाता है फोटो से, नहीं? हाँ, कहीं भी हो, कार्य के भी मतलब काम भी दिख जाता है कि हम क्या काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें उससे भी क्लियर हो जाती है। ओके। सर, हमारा काम की शुरुआती फोटो से होती है। हाँ, सही है। काम की शुरुआती फोटो से होती है। तो सेल्फी मैं लेके वही फोटो समझना। हाँ, डालो। हाँ, तभी ज्योति वो। जी कुछ बोल रहे हैं? जी सर। अच्छा, कोई कुछ बोल रहा था, फिर अभी नहीं आ रही आवाज। ठीक है। तो ये आपने बताया कि आपकी प्रेजेंस को वो दर्शाता है। आपने बोला कि आपके काम की शुरुआत होती है। पर अगर जैसे आप में से कई लोग, मैंने देखा है, जैसे पोषण माह जब होता है या जब स्तनपान सप्ताह होता है, तो आप में से कई लोग कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। स्पेशली आंगनवाड़ी स्तर पे अगर हम देखते हैं, तो काफी कुछ नए नए काम आप लोग करते हैं, है ना, जो अलग होते हैं बाकी आंगनवाड़ी केंद्रों से। तो आपको नहीं लगता कि इन तस्वीरों के माध्यम से आपकी जो रचना है, आपका जो काम है, वो और लोगों तक पहुंचता है? जी सर, बिल्कुल सही बात है ना? देख के एक प्रेरणा भी मिलती है उससे, फोटो से प्रेरणा देख भी के सीखने की समझ, हाँ, प्रेरणा भी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा भी तो होता है ना कि जैसे बहुत सारे लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो हम तस्वीरों से उन अच्छे कामों को सीख के अपने केंद्र पे भी, अपने गांव में भी उसको कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। है ना, ये भी होता है। ठीक है। तो थोड़ा सा हम तस्वीरों के बारे में बात करेंगे। मैंने प्रेजेंटेशन जैसा तो कुछ बनाया नहीं है, पर कुछ तस्वीरें थी मेरे पास, उनको मैंने एक पीपीटी में डाला है। तो मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा और आपसे चाहूंगा हम थोड़ी बात करें उसके ऊपर। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे 2-3 उम्मीदवार बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बाकी लोग एकदम कैमरा बंद करके, माइक बंद करके आराम से सुन रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग रुचि लें इस सेशन के अंदर, तो बड़ा मजा आएगा। तो हम कुछ तस्वीरें देखेंगे अभी, है ना, और उन तस्वीरों से हम बातें करेंगे, अपनी बात रखेंगे। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या अभी आप सभी को? जी सर, दिख जी रही है। हाँ, जी अच्छा। सर। तो कोई भी एक साथी बताएं। अच्छा, इसमें हम एक प्रक्रिया ये रखेंगे कि मान लीजिए एक बार अगर किसी साथी ने अपनी बात रख दी, तो अगली बार वो किसी और साथी को मौका देगा अपनी बात रखने के लिए, है ना। एक ही व्यक्ति सारी तस्वीरों पे अपनी बात नहीं रखेगा। तो ये आपके सामने एक तस्वीर है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? एक महिला है जो भटे तोड़ रही है। जो भट्टे तोड़ रही है। तो इससे आप क्या वो भी संदेश दे सकते हैं? पोषणवाड़ी से। पोषणवाड़ी दिख रही है। पोषण वाटिका। तो ये फोटो देख के आपको अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है? अच्छा लग रहा है अच्छा सर। लग रहा है। सर। अच्छा लग रहा है ना, मतलब एक प्रेरणा अच्छी। मिल रही है कि हम भी पोषण वाटिका हमारे घर पे भी हो और हर आंगनवाड़ी में भी हो। हाँ हाँ।
तो क्या होता है कि तस्वीरों का काम है एक जो उनको करना होता है, वो होता है कि जो काम शब्द नहीं कर पाते वो तस्वीरें करती हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोग शब्दों में चीजों को पढ़ नहीं पाते हैं, या बहुत सारे शब्द होते हैं तो उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, पर अगर वहां तस्वीर है तो कहीं ना कहीं बहुत सारा हमारा जो संदेश है वो उन तक पहुंच जाता है। तो पढ़ने वालों के लिए तो हम शब्दों को लिखेंगे, पर जो लोग कहीं ना कहीं तस्वीरों से चीजों को जानना चाहते हैं, तस्वीरों से उनको ज्यादा समझ में आता है, तो मुझे लगता है उनके लिए तस्वीरों की एक अहम भूमिका होती है। और आज कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सोशल मीडिया, स्पेशली जो हमारा फेसबुक हो गया, या फिर इंस्टाग्राम हो गया, या ट्विटर हो गया, या व्हाट्सएप हो गया, इन पे बहुत सारी तस्वीरें साझा की जाती है, शेयर की जाती है। तो आप लोग भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? आप लोग फेसबुक पे हैं या और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग हैं? जी सर, फेसबुक पे है। फेसबुक पे है यहाँ पे लोग। इंस्टाग्राम पे है कोई? जी सर, जी सर, अच्छा, इंस्टाग्राम जी पे सर। भी है। जी सर, जी सर। और कहाँ पे है? और किस ट्विटर ऐप पर। को यूज काय पे? ट्विटर। ट्विटर में भी है सर। अच्छा, ट्विटर पे भी है, बढ़िया जी सर। बढ़िया। टेलीग्राम में भी है सर। टेलीग्राम पे भी है, व्हाट्सएप पे तो होंगे ही, है ना, जी पक्के से। जी सर। और अच्छा, स्नैपचैट भी कोई यूज करता है क्या यहाँ पे? जी सर, जी सर। स्नैपचैट भी यूज करते हैं, बहुत बढ़िया। तो मतलब आप लोग बहुत ही, मुझे लगता है, एक्टिव लोग हैं जो अलग अलग सोशल मीडिया पे हैं, और मुझे लगता है आप लोग बहुत सारी तस्वीरें डालते होंगे, पोस्ट डालते होंगे। तो उसी तरह से मुझे लगता है आपके काम को भी आप इन तस्वीरों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि कितना प्रभावी काम आपके यहाँ गांव में हो रहा है। और क्या होता है कि जिस तरह की चीजें आपको सोशल मीडिया पे दिखती हैं तो लोग उसको फॉलो करते हैं ना। जी मतलब कुछ भी जो सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं उनको लगता है यार हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो अगर कोई अच्छी चीज हम सोशल मीडिया पे डालेंगे, कोई अच्छा काम हम सोशल मीडिया पे डालेंगे, तो उसको भी लोग फॉलो करेंगे, है ना। तो ये एक तस्वीर है, और ये लैंडस्केप, जैसे लैंडस्केप और पोर्ट्रेट समझते हैं आप लोग? आड़ा और सीधा समझते हैं? जैसे अगर मोबाइल यूं करके पिक्चर लेंगे तो ये सीधा हुआ ना, जी और मोबाइल यूं करके लेंगे तो ये मतलब खड़ा और आड़ा ऐसे बोल सकते हैं, है ना। खड़ा मतलब होता है आपका पोर्ट्रेट मोड, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पोर्ट्रेट। ऐसे खड़ा खड़ा करके फोटो लेंगे तो पोर्ट्रेट मोड, और ऐसे आड़ा आड़ा करके लेंगे तो लैंडस्केप मोड, ठीक है। तो ये दो शब्द आप याद कर लीजिए, थोड़ा आसानी होगी, है ना। तो ये लैंडस्केप मोड में मतलब ऐसे खड़ा करके मोहसिन, एक सेकंड आप अपना स्क्रीन शेयर बंद करके फिर दिखाएं, बिकॉज आई थिंक जिन्होंने अपना सेटिंग अलग करके रखा हुआ था वो शायद हाँ, आपको नहीं देख पा रहे थे। तो आप अपना जो अच्छा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप समझा रहे हैं, जस्ट एक सेकंड के लिए आप स्क्रीन शेयर बंद करके अपना, हाँ अच्छा अब आप, ठीक है, मैं फिर से शेयर कर दूं स्क्रीन। नहीं अब आप अपना वो आड़ा आड़ा तेरा फिर से समझा दें। अच्छा, आड़ा टेढ़ा समझा दूं, ओके। नहीं, मैं बस ये बोल रहा था कि थोड़ा हम आसान शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो है, ये हम ऐसे ऐसे अगर मैं फोटो लेता हूँ ऐसे, तो ऐसे में जो फोटो ले रहा हूँ तो इसको क्या बोलेंगे? खड़े में ले रहा हूँ ना मैं, मोबाइल मेरा स्टैंड खड़े मोड में है, तो इसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं। पोर्ट्रेट, ठीक है, क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट, है ना। और अगर मैं ऐसे ऐसे करके ले रहा हूँ तो लैंडस्केप। लैंडस्केप। लैंडस्केप, है ना, मतलब है ना, आड़े में खड़े में आड़े में, ठीक है। करना है, दरवाजे लेटरिन बाथरूम काम करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपको बोला जाए कि भाई आप थोड़े लैंडस्केप मोड में वीडियो लें, या लैंडस्केप मोड में फोटो लेके भेजें, या अगर आपको बोला जाए कि पोर्ट्रेट मोड में फोटो लेके या पोर्ट्रेट मोड में वीडियो लेके भेजें, तो ये दो शब्द आपके दिमाग में होने चाहिए, और इसमें कोई बहुत ही कंफ्यूजन नहीं है ना। ठीक है, अब मैं अपनी स्क्रीन वापस से शेयर कर देता हूँ। हाँ, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? हमारे बहुत सारे साथी एकदम चुप है, मैं देख रहा हूँ, जैसे गीता जी हो गए, गायत्री जी हो गए, सूरज हो गए, अलका पटेल जी हो गए। आप लोग भी आइए, थोड़ा अपनी बात रखिए, आपको क्या समझ में आ रहा है ना।
ठीक है, अगली तस्वीर पे चलते हैं। ओके, ये एक तस्वीर आपको दिख रही है, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? ये बच्चों की गाड़ी बनी हुई है सर, ये पुष्टे से। अच्छा, और क्या दिख रहा है इसमें? और इसमें कुछ उस पे पोषण के लिए संदेश लिखा है। लिखे हुए। पोषण के लिए संदेश लिखा है। आप लोग पढ़ पा रहे हैं क्या संदेश लिखा है? सही पोषण देश पोषण करने पे पढ़ पाते हैं सर। हाँ हाँ। और ये एक स्कूल के एरिया में है जहाँ सब बच्चे भी इससे पढ़ रहे हैं और सर भी देख रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर ये छोटा और बच्चों के द्वारा बनाया गया बड़े ही अक्षर है वो छोटे देख से पा है। रहे हैं और छोटे अक्षर पे जो स्लोगन लिखे हैं वो नहीं देख पा रहे हैं। हाँ ठीक है, वो बहुत छोटे हो गए ना इसलिए नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, एक बैनर भी दिख रहा है ना आपको, इसमें एक बैनर भी दिख रहा होगा पीछे। जी हाँ, सर, दिख पीछे रहा है सर। लगा हुआ जी। पोषण माह। तो इस फोटो में हमको समझ में आ रहा है ना कि क्या गतिविधि हो रही है, जी। और फोटो भी साफ है पोषण माह की गतिविधि है ना। ये समझ में आ रहा है कि भाई किसी गांव के अंदर कोई गतिविधि हो रही है जिसमें पोषण माह के अंतर्गत बच्चों के द्वारा कुछ किया गया है, और कोई संदेश भी हमको पढ़ने में आ रहा है जो बड़ा बड़ा शब्दों में लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जब आप फोटो खींचते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसको इस तरह से खींचे कि उसमें आपको बैकग्राउंड भी समझ में आए, आपका अगर बैनर वगैरह है तो वो भी उसमें दिख जाए, और आपका कोई अगर गतिविधि हो रही है तो वो गतिविधि भी उसमें स्पष्ट रूप से आपको समझ में आनी चाहिए। और देखिए, इसमें कोई कैमरे में देख रहा है क्या इस फोटो के अंदर? नहीं देख रहा ना, मतलब एक अपनी अपनी गतिविधि में लगे हुए हैं, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि भाई लोग गतिविधि में लगे, नहीं तो ऐसा कि एक बार ऐसा भी होता है ना कि भाई सब लोग कैमरे में देख रहे होते हैं तो ऐसा लग रहा है कि भाई कैमरे में फोटो खिंचवाने के लिए देख रहे हैं, सिर्फ उद्देश्य फोटो खिंचाने का है। हाँ। तो ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है? ऐसा फोटो ज्यादा अच्छा लग रहा है या सब कैमरे में देख रहे होते वो ज्यादा अच्छा लगता? ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें लग रहा है कि सब अपने अपने काम में लगे हैं, मतलब कोई बोल रहे हैं, कोई सुन रहे हैं। हाँ, तो एक एक्शन दिख रहा है ना। ठीक है, ओके। ये एक अगला फोटो है, इसमें क्या दिख रहा है आपको? बाकी हमारे जो साथी बोल नहीं रहे हैं वो बताएं थोड़ा। महिलाएं बैठी है सर, ये पीएलए की बैठक हो रही है। अच्छा, पीएलए की बैठक हो रही है, आप लोग इसमें जानते हैं? महिलाएं उपस्थित है और आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा समझाया जा रहा है सर। अच्छा, और सभी महिलाएं ध्यान से सुन रही है, जो भी विषय पर चर्चा हो रही है वो सभी महिलाएं ध्यान से सुन रही है। अच्छा। तो ये फोटो देख के आपको ऐसा लग रहा है क्या इनको बोला गया है कि भैया हम फोटो खींच रहे हैं? नहीं, ओरिजिनलिटी लग रही है ना कि भाई हाँ कुछ गतिविधि में लोग एंगेज्ड हैं। अच्छा, आप लोग नेचुरल फोटो है तो ये प्रभावी होता है ना, मतलब इस तरह से अगर हम फोटो लेते हैं तो वो ज्यादा प्रभावी होता है। पर इसमें अगर आप देखेंगे तो सब लोग अच्छे से बैठे हैं, गोले में बैठे हैं, कार्ड वगैरह जो है वो प्रॉपरली रखे हुए हैं, चटाई बिछी हुई है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी बैठी हुई हैं, पीछे बैनर भी लगा हुआ है। तो एक प्रॉपर तरीके से बैठ के, एक अच्छे तरीके से बैठ के बैठक हो रही है, ऐसा लग रहा है ना उसमें। अच्छा, आप में से कितने लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है? सर वास्तव में पीएलए की बैठक ही चल रही है। पीएलए की बैठक ही है। हाँ। अच्छा, आप लोग लेते हैं पीएलए की बैठक अपने? सर हमारे यहाँ कोविड के पहले बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में चला था ये सर। राजपुर प्रोजेक्ट में, राजपुर में ही चला था। राजपुर में चला था, फिर कोविड आ गया था तो 15-16 नंबर की बैठक रह गई थी और उसके बाद फिर ये वो कर दिया था, बंद कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी आप लोग को प्रशिक्षण मिला है? किसी साथियों को इस पे जो कॉल पे हैं ट्रेनिंग दिया गया है पीएलए का? हाँ सर, 2018 में मिला था सर। नहीं, अभी इसके बाद सर नहीं हुआ? अभी भी दिया गया है सर। अच्छा अच्छा। जिनको नहीं हुआ हम बोलेंगे हमारे बड़वानी और खंडवा के साथियों को कि भाई उनका प्रशिक्षण भी हो जाए, है ना, क्योंकि ये पीएलए की बैठकें बहुत महत्वपूर्ण है और इससे कहीं ना कहीं पोषण शिक्षा का जो संदेश है वो आप प्रभावी ढंग से दे पाएंगे समुदाय के अंदर। और इन बैठकों के बारे में मुझे लगता है कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बड़वानी और खंडवा में तो इस पे काम हो रहा है ना।
ठीक है। अच्छा, अगला ये तस्वीर देख के कैसा लग रहा है? ये तस्वीर देख के पोषण वाटिका लगा सर। कोई बताएंगे साथी, क्या इस तस्वीर में क्या अच्छा लग रहा है? कोई बताएगा? सर एकदम स्पष्ट संदेश है। एकदम स्पष्ट संदेश है जी। अच्छा, बैनर कहीं से कटा पटा तो नहीं है? मतलब कुछ हिस्सा ऊपर नीचे का छूट गया हो फोटो में? नहीं सर। पूरा पूरा आ रहा है? नहीं सर, आगे का बैनर छूटा हुआ है। अच्छा, आगे का छूटा हुआ है। कहाँ पर? जिसके सामने महिला खड़ी है। कहाँ पर? नहीं सर, लगाओ तो उसके आगे क्या है, क्या लगाना है? वो तो संदेश नहीं है ना सर। पूरा लिखा है सर, पोषणवाड़ी लगाओ महाअभियान। अच्छा, आपके शायद स्क्रीन पे थोड़ा कम दिख रहा है आपको। हाँ, सेटिंग गड़बड़ होगी। अच्छा, वो ये पता चल गया, नहीं तो मेरे को लग रहा है कि सारी तस्वीरें आप आधी आधी देख रहे होगे। जी सर। और क्या अच्छा लग रहा है? सर महिला की स्माइल बहुत नेचुरल है सर, बिल्कुल दिल से हंस रही है। स्माइल बहुत नेचुरल है ना। तो आप लोग को ऐसा नहीं लगता कि जो तस्वीरें होती हैं उनमें थोड़ा सा ये सब चीजें दिखनी चाहिए कि अगर कोई खुश है तो खुशी दिखनी चाहिए? स्पेशली बच्चों के तस्वीरें जब हम लेते हैं या बच्चों के पिक्चर्स जब हम क्लिक करते हैं या महिलाओं के पिक्चर्स जब हम क्लिक करते हैं या और भी जो हमारे हितग्राही हैं जो आते हैं, हमारे आंगनवाड़ी केंद्र आते हैं, उनकी पिक्चर या वो भी गतिविधि की पिक्चर हम लेते हैं, तो मुझे लगता है ये स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो स्माइल होती है ना, हंसी जो होती है, खुशी जो होती है, वो कहीं ना कहीं पिक्चर को बहुत सुंदर बना देती है। तो इस चीज का मुझे लगता है हमें ध्यान रखना चाहिए कि बहुत बार हम क्या करते हैं ना, ऐसे चेहरे ले लेते हैं कि बहुत ही उदास दिख रहा है कोई, बहुत ही निराश हताश दिख रहा है कोई। अच्छा, अभी तक जो तस्वीरें देखी आपने उसमें कोई तस्वीर आपको ऐसी लगी कि जो बहुत ही डार्क आई हो, मतलब जिसमें स्पष्ट नहीं हो, लाइट्स कम लगी किसी फोटो में? नहीं सर, बहुत अच्छी है तीनों तस्वीरें। अच्छा, तो अगर लाइट कम होती तो कैसी होती तस्वीर? फिर इतनी अच्छी दिखती क्या? धुंधली दिखाई देती, उतनी साफ नहीं दिखाई देती है ना। तो हमें ये भी देखना है कि जब हम तस्वीर ले रहे हैं ना, तो रोशनी हो उस एरिया में जहां पे भी हम फोटो ले रहे हैं ना, वहां पे रोशनी हो और एकदम सूरज के सामने खड़े होकर फोटो नहीं लेते, मतलब जहां से रोशनी आ रही है वहां से फोटो नहीं लेते। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पीछे, जैसे ये अभी आपको दिख नहीं रहा होगा ना साफ एकदम, बहुत रोशनी आ गई होगी मेरे कैमरा वाले स्क्रीन पे। तो कैमरा पे जब एकदम बहुत लाइट पड़ती है ना, तो वो जो फोटो होता है ना वो क्लियर नहीं आता है। तो कोशिश करें हमेशा कि एकदम सूरज के सामने से, मान लीजिए अगर ये सूरज है तो एकदम कैमरा हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। तो सूरज जिस तरफ है एकदम उसके सामने तरफ में, क्योंकि लाइट आएगी एकदम आपके कैमरा पे, तो उससे क्या होगा, आपका जो फोटो होगा ना वो थोड़ा धुंधला सा या बहुत ही एकदम ब्राइट हो जाएगा, या एकदम हो सकता है कि जो व्यक्ति का फोटो ले रहे हो वो एकदम काला आए और उस दिखे नहीं कि भाई कौन खड़ा है। हमेशा हमें कोशिश ये करनी है सूरज इधर से दिख रहा है तो हम फोटो इस तरफ ले, इस तरफ, है ना। मान लीजिए अगर सूरज ना आपके स्क्रीन के साइड होना चाहिए, जो बहुत रोशनी आ रही है वो आपके स्क्रीन के इस तरफ से होनी चाहिए, ना कि आपके इस तरफ से आनी चाहिए कैमरे के, है ना। एक आध दो बार आप करके देखोगे ना, फोटो खींचोगे तो आपको समझ में आएगा कि और अपन उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा, ये वाले फोटो में क्या लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है? स्तनपान सप्ताह का फोटो है सर, सुंदर फोटो है, एकदम क्लियर लिया गया है ना। संदेश वगैरह जो है वो दिख रहे हैं, लोग थोड़े एक्शन में दिख रहे हैं, है ना। रैली का आयोजन हो रहा है। हाँ, ये सामने से लिया गया है फोटो, ये है ना। ठीक है। अच्छा, ये वाले फोटो को देख के क्या लग रहा है? बहुत सुंदर फोटो है सर, ये भी और बिल्कुल तरीके से लिया गया है। तो आप लोग भी ले सकते हो ना ऐसा फोटो? जी। किसी को लगता है कि वो ऐसा फोटो नहीं खींच सकता? कोई भी ऐसा साथी जिसको लगता है कि वो ऐसा फोटो नहीं खींच सकता?
कोई है ऐसा ग्रुप में? नहीं है। अच्छा, तो मतलब अब सबको एक होमवर्क दिया जाएगा कि सब लोग को फोटो खींच के दिखाने हैं फिर। हाँ ठीक है, क्योंकि आप सबने बोला है कि आप सब अच्छे फोटो खींच सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये वाला फोटो देख के कैसा लग रहा है? सबके फेस पे स्माइल है सर, सब बहुत हैप्पी है, सब बहुत खुश है ना? हाँ। तो आप लोग भी जब आंगनवाड़ी केंद्र पे कोई गतिविधि करते हो, जैसे आपके यहाँ मंगल दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग केंद्र को सजाते होंगे, वहां पे महिलाएं आती होंगी, बच्चे आते होंगे जिनका आप 6 महीने के बाद जिनका आहार आप शुरू कराते हैं, है ना? तो वो वाली प्रक्रिया भी आपके यहाँ होती है, गोद भराई की प्रक्रिया भी आपके यहाँ होती है, और भी अलग अलग समय पे महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, पुरुष भी आते होंगे। तो मुझे लगता है कि जब आप कोई गतिविधि करते हैं या जब आपके यहाँ कोई गतिविधि होती है, तो बहुत जरूरी है कि हम अच्छी तस्वीरें लें, है ना? और अच्छी तस्वीरें लेने के लिए हमारे को पता होना चाहिए कि अच्छी तस्वीर होती क्या है ना? जिसमें सब लोग क्लियर दिख रहे हो, जिसमें समझ में आ रहा हो कि क्या गतिविधि चल रही है। अगर कोई बैनर है तो वो बैकग्राउंड में या फोरग्राउंड में दिख रहा हो, है ना? ये सब चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। सब लोग खुश हों, अगर एक खुशी का मौका है तो, है ना? तो वो खुशी भी दिखनी चाहिए, है ना? कई बार हम लोग एकदम ऐसे उदास उदास चेहरे वाले फोटो लेते हैं तो वो बड़े अच्छे नहीं लगते हैं वो, है ना? और आप गांव में देखते हैं कि भाई सभी लोग बड़े रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कलरफुल साड़ीज पहनते हैं, तो मुझे लगता है वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके फोटो में आनी चाहिए, वो रंग आने चाहिए, वो रोशनी आनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपका फोटो और प्रभावी हो जाएगा। अच्छा, ये 2 फोटो हैं। अगर हमें अगर चुनना हो कि हम पहला वाला फोटो लेंगे या दूसरा वाला फोटो लेंगे, तो हम कौन सा फोटो चुनेंगे अपनी रिपोर्ट में? पहला। हाँ, अकेले रहते हो, बताइए। पहला अगर वाला मान- लेंगे सर। पहला पहला फोटो वाला- लेंगे तो सर, पहला वाला फोटो क्यों लेंगे? एकदम नेचुरल है। एकदम नेचुरल है। दूसरा वाला भी तो नेचुरल है। नहीं सर, दूसरा जैसे फोटो खिंचा रहे इस मोड में बैठे हैं सर ऐसे, और कुछ लोग उदास बैठे हैं सर, कुछ लोग उदास बैठे हैं। थोड़ा और कुछ गंभीर है कैमरे तरफ ही देख रहे हैं एकदम, वो मतलब यूं सर। अच्छा, ऐसा लग रहा है। और पहले वाले में थोड़ा नेचुरल लग रहा है ना? इसमें एक चीज और होती है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है, जब आप एक तस्वीर लेते हैं ना, तो हो सकता है एक तस्वीर आपकी अच्छी नहीं आए, है ना? पर जब आप उसी फ्रेम को 2-3 बार लेते हैं तो हो सकता है कि उन 2-3 तस्वीरों में कोई एक अच्छी तस्वीर आए, है ना? क्योंकि हो सकता है कि किसी एक तस्वीर में किसी की आंखें बंद आ गई, किसी का मुंह थोड़ा आड़ा टेढ़ा आ गया, कोई थोड़ा उदास दिख गया। तो जब आप उनको बोलेंगे कि भाई हम फोटो ले रहे हैं और आप 2-3 फोटो लेंगे, तो हो सकता है कि किसी एक फोटो में आप देखेंगे कि बहुत साफ आएगा कि जिसमें सब आंखें खुली हैं, सब खुश हैं, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि जब हम फोटो क्लिक करते हैं तो हम उस मोमेंट को, उस गतिविधि को अच्छे से कैप्चर कर पाए। तो इसमें फोटो वाले सेक्शन में तो इतनी ही चीजें थी। इसके अलावा फोटो के अलावा आप लोग वीडियो भी लेते हैं, है ना? तो मैं कुछ वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, जिसको देख के मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ चीजें। तो फोटो समझ में आया आप लोगों को? फोटो में कोई डाउट है? देखिए, ये जो है ना, मतलब ये आप जब करेंगे तब आप ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, है ना? सिर्फ कोई आपको आके बताएगा कि भाई फोटो कैसे लेना है या क्या लेना है, तो उससे आपको उतना समझ में नहीं आएगा जब तक आप उसको खुद नहीं करके देखेंगे, है ना? क्योंकि आपके पास अलग अलग डिवाइसेस होंगे, मतलब किसी के पास कोई मोबाइल होगा, किसी के पास कोई और मोबाइल फोन होगा, हो सकता है कोई कैमरा से लेता होगा, कोई किसी और चीज से लेता होगा। तो यहाँ पे जरूरी है कि हम फोटो खींचें, और जब हम फोटो खींचेंगे तब हमें समझ में आएगा कि उसमें कहाँ हम उसको और सुंदर या और बेहतर बना सकते हैं। तो मैं चाहूंगा, मतलब मैं चाह ही सकता हूँ, करना आपको है ना,
कि आप लोग कम से कम 4 या 5 तस्वीरें जो आपने या पहले ली हो या आप आज लेना चाहें या आज के बाद लेना चाहें, ऐसी 4-5 तस्वीरें जो आज आपने देखी और आपको लगती है कि आप भी इस तरह की कुछ अच्छी तस्वीरें आपके केंद्र पे या आसपास गांव में खींच सकते हैं, तो ऐसी 4-5 तस्वीरें हर एक पार्टिसिपेंट खींच के अद्रिता जी या निशा जी के साथ शेयर करिएगा। फिर वो हमारे साथ शेयर करेंगे तो कुछ फीडबैक होगा, तो हम उन फोटोज पे आपको फीडबैक देंगे और जिससे मुझे लगता है कि हम अपने फोटो को और अच्छा कर सकते हैं। और मुझे लगता है जितना अच्छा फोटो खींचेंगे ना, वो आपके रिपोर्ट को, आपके संदेश को, आपके काम को बहुत बेहतर ढंग से लोगों तक पहुंचाएगा। तो फोटोज के अलावा एक और तरीका जो होता है वो होता है वीडियो, है ना। वीडियो से भी हम अपनी बात रखते हैं, वीडियो से भी हम अपना संदेश देते हैं। तो मेरे पास 2-3 वीडियो है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वो भी उसमें कोई गतिविधि है, कहीं पे कुछ कोई बोल रहा है, मैं बस चाहूंगा कि आप देखिए कि वो फ्रेम कैसा है और आप कोशिश करें कि उस तरह का फ्रेम में आप भी कैप्चर कर पाए। मोहसिन, मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हम इसे अभी आपके पास 10-15 मिनट है ताकि हम इसे रैप अप कर सके। हाँ, मैं और बहुत शॉर्ट में करूंगा अभी। जी जी। हाँ बिल्कुल। तो मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, हम पूरा नहीं देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसमें साउंड भी आना चाहिए, ठीक है। मैं शेयर कर देता हूँ। नाम कीर्तिपाल है। मैं भड़ंगिया क्रमांक 1 की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह चल रहा है। इसमें 0 से लेके 6 माह तक के बच्चों को माँ का दूध पिलाना है, सिर्फ दूध पिलाना है। इससे बच्चे की सारी कमियाँ पूर्ति हो जाती है। जैसे कि हमें उसे पानी नहीं पिलाना है, पानी की पूर्ति माँ के स्तनपान से हो जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको एक वीडियो दिखाया, मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। कहाँ गया जूम? एक सेकेंड। और एक आखिरी वीडियो है, भी हम देख लेते हैं। स्क्रीन शेयर। सही पोषण, सही पोषण, सही पोषण, सही पोषण, सही पोषण, सही पोषण। ओके, तो हमने 2-3 वीडियो देखे। अब मैं क्विकली आपसे सुनना चाहूंगा कि आपको क्या लगा, क्या समझ में आया, वीडियो क्लियर थे, नहीं थे, प्रभावी थे, नहीं थे, या आप ऐसे वीडियो ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सारे ही वीडियो किसी ना किसी गांव में लिए गए हैं, मोबाइल कैमरे की मदद से लिए गए हैं, और इसमें से एक आध वीडियो आपके ही जैसे किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने भी लिया होगा। तो आप अनम्यूट करके मेरे को कुछ फीडबैक दे सकते हैं, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको क्या समझ में आया इन वीडियो को। जी सर, राधा यादव हूँ बड़वानी से। सर, जैसे दूसरा वाला वीडियो था वो तो जस्ट यूं लग रहा था कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए उन्होंने वो गतिविधि करी थी, क्योंकि जो वो नारे लगवा रहे थे वो सिर्फ एक रूम के अंदर थे और दूसरा के अंधेरा भी बहुत था, मतलब। और दूसरा उनका जो उनके नारे थे वो भी स्पष्ट नहीं थे, मतलब कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। तो दूसरा वाला वीडियो यूं लग रहा था कि सिर्फ उन्होंने एक वीडियो बनाने के लिए वो गतिविधि करी थी। अच्छा, तो उसको अपन और अच्छा कैसे, रेखा जी, उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं? जी सर, उसके लिए अगर वो जैसे गली में निकलते, अगर केंद्र के बाहर भी जस्ट अगर वो करते उसको, और थोड़ी दूरी से, ऊंचाई से जैसे लेते, तो पीछे कौन कौन खड़ा है वो भी दिखता सर।
अच्छा अच्छा, दूसरा बढ़िया, रोशनी का बहुत जो अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा इनपुट आपका ये। जी जी सर। और दूसरा यूं कि रोशनी उजाले का उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा सर कि किस मतलब अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था, अगर वो बाहर करते तो वो और अच्छे से हो सकता था सर। अच्छा अच्छा, ठीक, बिल्कुल, बहुत अच्छा फीडबैक है। और मुझे लगता है ये फीडबैक आप लोग को ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर उतनी रोशनी नहीं होती है। तो इस तरह की गतिविधियों के अगर आप जैसे नारे लगा रहे हैं या फिर अगर कोई संदेश दे रहे हैं, तो अगर आप खुले में जाके देंगे जहाँ पे रोशनी है थोड़ी, तो वहां पे वो और स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा, वो वीडियो बहुत स्पष्ट दिखेगा। ठीक है, तो ये